यो व्हाट इज़ अप माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनम्र कसाना। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग नए एपिसोड्स निकालते हैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे। आज के हमारे गेस्ट सतीश रे हैं। सतीश रे का मैं कॉमेडी का फ़ैन बहुत समय से हूँ। पूरे लॉकडाउन मैंने और मेरे दोस्तों ने उसकी कॉमेडी देख के बहुत हंसी मजाक करा। आज साक्षात हम लोगों ने बैठ के बात करी। आई थिंक तुमने उसका हंसी मजाक वाला रूप देखा है, वो तो कूट कूट के भरी हुई है इस पॉडकास्ट में हंसी, लेकिन आज शायद तुम्हें भाई की जर्नी के बारे में पता लगेगा। तो अगर इफ़ यू आर अ फैन ऑफ कॉमेडी, इफ़ यू आर अ फैन ऑफ रियलनेस, इफ़ यू आर अ फैन ऑफ what you can do when you have a lot of balls and you don't give a fuck, you get a conversation like this. The episode with Satish Ray begins in 3, 2, 1. सतीश भाई, वेलकम टू दोस्तकास्ट। हम आ गए हैं हमारे पॉडकास्ट में। आप चश्मे क्यों पहने हैं बताओ पहले। भाई देखो, जैसे ही मेरे को पता चला कि भाई आज पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट में क्या होता है, ज्ञान चोदना होता है। मैं कहा क्या लुक बनाऊँ इंटेलेक्चुअल का, चौदह लगूँ। तो देख भाई, मैंने हाफ शर्ट भी इसलिए साफ पहनी है, ये थोड़ा सा लगे कि भाई मैं उम्र ज़्यादा है मेरी और थोड़े आप परिपक्व हो के आया हूँ। हाँ, माइक को थोड़ा पास कर लो। लेकिन हाँ भाई, इसको आप ऐसे बोलना होता है ना भाई, इसमें थोड़ा पीछे हो गए। हाँ। आपका जो पीटी टीचर वाला स्केच है ना, वो इतना घमासान, इतना दर्दनाक, इतना वो है कि मेरे को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर तारकोफ्स्की जैसे जितनी ये क्या ली स्ट्रैसबर्ग वाला को स्टडी करना चाहिए। भैया बहुत गहरा चले गए उसके अंदर यार। हाँ, बहुत उसमें जानबूझ के गए गहरे। क्या है कि कुछ चीज़ों का एक रहता है लोगों को खौफ, और अब तो शायद बच्चों में कम हो गया है पीटी टीचर का, वो सारे टीचर्स का जो मारते थे, और अभी छोटे शहरों में चलता है। हाँ। और मैं तो गांव में रहा हूँ, मतलब मेरी 10th तक गांव में ही पढ़ाई हुई है। अच्छा, बिहार में ही? अब बिहार में भी, अब बोलोगे कि छोटे शहर का भी नहीं हूँ मैं। पटना जो लोगों के लिए एक छोटा शहर है ना, हमारे से 100 किलोमीटर दूर था। हमारा छोटा शहर छपरा था, जो हमसे 26 किलोमीटर दूर था। तो हम जो गाँव में पढ़े हैं ना, वहाँ पे तो खौफ होता था टीचर्स का। एक तो टीचर्स आते नहीं थे, अगर कोई टीचर पढ़ाता था तो कहानियाँ होती थी कि कौन कैसे मारता है, और वो खौफ तो मैंने झेला है और सब ने झेला है। और क्या है कि मेरा जो दोस्त है अभिषेक, जो मेरा को राइटर है, उसने भी, वो तो ख़ास तौर पे सीरियस हो गया जब हम बात कर रहे थे कि यार, तो क्या है कि जिन लोगों को नहीं पता है, BBC चिंदी हमारा एक आपका सीरीज़ है। हाँ। एक सीरीज़ है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, मतलब मॉक्यूमेंट्री बोलते हैं उसको, जो डॉक्यूमेंट्री को मॉक करते हैं। हम ऐसे इश्यूज़ को उठाते हैं जिसको कोई नहीं उठाएगा। जैसे लाइफ ऑफ एन RCB फैन। करेक्ट। लेकिन अब तो देखिएगा, लाइफ ऑफ एन RCB फैन में क्या, मैं पहले समझा दूँ कि क्यों ये बनाया, कि हमने RCB फैन का जीवन इंटरव्यू में दिखा रहे हैं, लेकिन अगर उसका अंडर करेंट तो देखेगा, सब टेक्स्ट, तो वो एक लेस्बियन या क्वेयर या फिर गे होमोसेक्सुअल लोगों की कहानी है। RCB फैन की? क्यों? RCB जीतती नहीं है क्या? नहीं, तो समझ नहीं रहा। है तो वो RCB की कहानी, तू देख के निकल जाएगा। लेकिन तू अगर उसका पैरेलल देखेगा ना, तो वो होमोसेक्सुअल का पैरेलल है, कि होमोसेक्सुअल्स को कैसे भारत में अधिकार नहीं है ना, उनको लोग बुरी तरीके से देखते हैं। अगर घर पे कैसे बताएं कि हम होमोसेक्सुअल हैं, तो घर पे कैसे बताएं कि हम एक RCB फ़ैन हैं, और पापा का क्या अपनाया पापा ने जान के कि ये RCB फ़ैन है। तो वो है कि मतलब उनका इतना बुरा हाल है। तो एक मुद्दा भी उठ जाता है, अब फन भी हो जाता है। आपकी शॉर्ट्स पे धूम मच रही है। आपने शॉर्ट्स पे जिस तरह से बर्बादी छा रखी है, 7-8 लाख हो गए हैं, पता नहीं कितने हो गए, मैंने देखा था लास्ट 7-62 चेक करे थे। बड़ी नई लेयर है। मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम से भी ज़्यादा आपकी शॉर्ट्स कामयाब हो रही हैं। आप जो वो छोटे छोटे स्केचेस बनाते हो, इससे पहले क्या कर रहे थे आप, ये शॉर्ट्स और ये इंस्टाग्राम रील्स पे आने से पहले? क्योंकि मैंने आपको ना पैंडेमिक में ही देखा, सडनली आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बूम हो गया, आपका यूट्यूब बूम हो गया, और आप मतलब सीन पे आ गए एकदम पे। हाँ, क्योंकि पैंडेमिक से पहले मैं अपना चैनल या अपने अकाउंट पे कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन मैं आया था मुंबई कि भाई कुछ राइटर बनेंगे, एक्टर बनेंगे, किसी को बताना नहीं है। लेकिन मन में था कि एक्टर बनना है, लेकिन किसी को जाऊंगा बोलूँगा एक्टिंग का रोल दे तो बका देगा। तो जो टैलेंट है राइटिंग का, उससे कुछ लिखेंगे। मेरा बहुत स्ट्रगल करने के बाद 5-6 महीने में, लेकिन भगवान की कृपा से, जो कि मैं नहीं मानता भगवान में, TVF में हो गया। तो TVF में, मैं TVF के चैनल, जो आपका ईमानदार शर्मा वाला जो आके टाइप है। हाँ, तो वो भी कहानी ऐसी है कि TVF में तो मैं स्केच लिखने के लिए गया था, और मेरे को रोल्स ही नहीं मिलते थे। मैं कहाँ जाऊँ, उसमें भी फोटोग्राफर का छोटा सा रोल मिला, कट जाता था, तो मैं कैसे करूँ। तो मैंने कहा बहन, जो इंस्टाग्राम फेसबुक TVF का खाली जा रहा है, उस पर कुछ ऐसे मीम्स जाते हैं, उस पर अगर हम शॉर्ट वीडियोस बनाए तो चलेगा। उस समय IGTV चलता था,
कि पता चला था कि इंस्टाग्राम IGTV को पुश कर रहा है। हाँ, काफ़ी प्रमोट हुआ था। हाँ, उस समय रील्स तो नहीं थे, तो पहले हम शॉर्ट वीडियोस बनाते थे, तो हमारे अंदर इतनी क्रिएटिविटी थी मेरे और अभिषेक, रोज़ कुछ मन करता था कि कुछ बनाए। अब हमारे चैनल्स बहुत बड़े थे, अब TVF इतना बड़ा चैनल है कि हम जो लिख के ले जाएंगे वो 2 महीने लगते थे, और लिख के वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, वो नहीं बनेगा, कोई ब्रांड आएगा तब बनेगा। तो हम अपनी क्रिएटिविटी कहाँ दिखाए, तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसमें दिखाने लगे। पहले लोग बोलते थे बहन चो ये कौन चूतिया आए हैं, कि ये कौन है 2 नए बंदे, ये कैसे TVF के अकाउंट्स पे दिख रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनको भी फ़नी लगने लगा, फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स बनाए हमने, उसमें से ईमानदार शर्मा चल गया। तो फिर एक टाइम पे ऐसा हुआ कि पैंडेमिक जो आया, तो मैंने जब TVF छोड़ा तो अब क्या करें, अपने पास कंटेंट तो बहुत था, कमरों में बंद थे। अब मैं और अभिषेक एक ही बिल्डिंग में, हमारे 2 फ्लैट्स थे। हाँ। और हम दोनों 3 महीने के लिए लॉक थे। अब किस्मत से कैमरा था, फ़ोन तो मेरे पास था नहीं। अकेले रह रहे थे आप दोनों अपने अपने फ्लैट? हाँ, अपने फ्लैट में अकेले रह रहे थे। हाँ। और ऐसा नहीं है कि अकेले रहते तो एक ही फ्लैट में आ जाए। हाँ। 1 घंटे के लिए मिलते थे, 2 घंटे के लिए मिलते थे। अपना एक शेड्यूल था पढ़ने का, लिखने का और बनाने का। पढ़ने का लिखने का मतलब आप, क्योंकि मेरे को पता है आप हिंदी की लिटरेचर की चीज़ें शेयर करते रहे, तो आज ही आपने मानव कौल की किताब भी शेयर करी। आप मतलब क्या हिंदी लिटरेचर वगैरह पढ़ते हो, क्या करते हो? देखिए यार, एक नाटक करता हूँ पढ़ने का। तो क्या है कि भाई कुछ लोग रीडर होते हैं, मैं बुक बायर हूँ। अच्छा। मैं खरीदता बहुत किताबें हूँ, नाटक करता हूँ भाई पढ़ने का। हाँ, इंस्टाग्राम पे डाल दोगे फर्स्ट पेज, टुडे आई एम रीडिंग दिस। अब मेरा क्या हुआ था, पैंडेमिक में 2 दिन पहले 3 दिन पहले फ़ोन टूट गया था। मैंने ऑर्डर किया था, अब ये आने ही वाला था कि बहन जो पैंडेमिक लॉक हो गया। अब मेरा फ़ोन आया ही नहीं कभी, तो भाई फ़ोन आ भी नहीं रहा, डिलीवरी भी नहीं चालू कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? एक टूटा हुआ फ़ोन मिल गया किसी का बिल्डिंग में, बहुत बुरी तरीके से, तो उससे मैं चला रहा था, लेकिन वो अच्छे से शूट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन इतना था कि कुछ टाइम पास करना है, तो किताब कुछ पढ़ लेते थे। हाँ। कुछ देख लेते थे, लैपटॉप था, इंटरनेट था, तो ये ऐसे ही करते। अभी भी ऐसा मेरा प्रायोरिटी ये रहती है मेरी लाइफ में कि कुछ पढ़ लिया जाए, कुछ लिख लिया जाए, मतलब राइटिंग में कोई मैं कुछ अगला कंटेंट लिखूँ या फिर जो सीरीज़ या फिर फिल्म, नहीं तो टाइम बर्बाद है। और ये सोच के ही महीने गुजरते हैं मेरे कि कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ। अभी तो मेरे को बुला रहा है, मेरे को ये लग रहा था कि भाई ये बंदा मेरे को क्यों बुला रहा है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। आप डेली आउटपुट तो निकालते हो इतना यार। मैं आउटपुट, ये बात है ना कि भाई जिसे तो आउटपुट समझता है वो तुरंत क्रिएट होता है। हाँ, है ना। तो मेरे को होता है कि जब तक कुछ बड़ा ना करो तब तक कुछ कर नहीं रहे। तो मैं जो मुंबई काम करने आया था ना, वो अभी हुआ नहीं है, तो मेरे को लगता है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। मेरे लोग इज्जत क्यों कर रहे हैं इस टाइम पास के लिए? भाई क्या कर रहे हैं, फिर स्लीपर क्लास में बैठा दें, ऐसी बात तो नहीं है। तो एक गिल्ट है अपना। मैं समझ रहा हूँ, है ना। आपको ब्लू टिक भी मिल चुका है भाई। अब जो सारे क्रिएटर की सुविधाएं होती हैं, जिसके लिए लोग राह चलते आदमी को बोलते हैं भाई हमारा काम करा दो, वो तो आपको सब कुछ हो चुका है। हाँ भाई, अपने अमीर बहुत हैं। हाँ। क्या है ना कि भाई पैसा हो गया, ब्लू टिक हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन संतुष्टि नहीं आई, अकेलापन है लाइफ में। तो कैसे मिटेगा? आप क्योंकि आप एक्टर लिखते हो ना अपनी बायो के अंदर, तो आप क्या मतलब बॉलीवुड में फुल टॉप जाना चाह रहे हो कि बहन से कोई बढ़िया OTT मिले, ऐसे कुछ टॉप का काम मिले, ये क्योंकि आपका यार ये आपकी डिस्कवरेबिलिटी तो आपकी कंटेंट नहीं बनाई है। बिल्कुल सही। मैं बहुत इज्जत करता हूँ इस कंटेंट की। और एक्चुअली जो तू शॉर्ट्स की बात कर रहा है, हाँ, मैं शॉर्ट्स तो बनाना नहीं चाहता, छोटे कंटेंट। हाँ। लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक तो ये ज़्यादा डिस्कवर हो रहे हैं और उससे मेरे को इंस्टाग्राम पे भी वो डाल सकता हूँ मैं। हाँ। दूसरी चीज़ एक और है कि ये जो टाइम बचता है, मैं चाहता हूँ कि मैं मूवी लिख रहा हूँ वो कंप्लीट करूँ। हाँ। जो कि मैं बहुत पहले से लिख रहा हूँ, जब से मैं मनाली गया था तब से लिखना शुरू किया था। तो मैं अब स्केचेस कम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक मूवी लिख रहा हूँ। हाँ। हालांकि वो ख़त्म होने पे ही है, लेकिन मैं फिर से स्केचेस इसलिए नहीं शुरू कर पा रहा क्योंकि मूवी ख़त्म नहीं हो पा रही। ओके। तो अब एक बन गया है डेडलॉक सा। आपका एक दोस्त है राहगीर लाइफ करके, आप उसकी अक्सर इंस्टाग्राम पे उसको मेंशन करते रहते हो। आपने कुछ एक बड़ी अजीब सी बकचोद सी, जैसे वो पंचतंत्र की कहानियां नहीं होती, जिसके अंदर एक बार एक लड़का था ऐसे था, उसने वो ड्राइविंग लेसन हो रहा था, ज्ञान के कहानी। मैं देख के मैं फ्लिप हो गया कि एंड में क्या चीज़ आ रही है, और वो रिकॉर्डिंग में वो एकदम बकचोद, क्योंकि मेरे को तो पंचतंत्र की याद आई सीधा। बहुत क्रेजी है वो अभी एक बार फिर से बनाने वाले हैं। हाँ।
तो क्या शॉर्ट्स बनाया, तो शॉर्ट्स फॉर द सेक ऑफ शॉर्ट्स नहीं बना सकते। हाँ। अब और क्या कर सकते हैं, तो शॉर्ट्स पे जो हमारे इंडिया में कंटेंट बन रहा है उस पे टेक ले रहे हैं। अगर तू उसमें जाएगा ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में, इंडियन आर्मी के ऊपर आते हैं सिग्मा ग्राइंड ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में कि भाई दोस्त तुम मेरा खाना खा लो, मैं आज नहीं खाऊंगा। या फिर वैसे होता है ना कि एक बार एक ड्राइवर को उसके मालिक ने कॉल किया कि अरे आ जाओ, तो सर मैंने तो कुछ नहीं खाया है, कोई बात नहीं आ जाओ। फिर वो चुपके से देख लेता है कि अरे इसने कुछ नहीं खाया, इसको कुछ दे देता हूँ। अच्छा, तो ऐसा नहीं होता है कि भाई एक जो टिकटॉकर्स थे अब वो यूट्यूब पे टिकटॉक जैसा मतलब बहुत ही इजी ज्ञान देने वाली चीज़ें बता रहे हैं कि जैसे तुम्हारे साथ होगा, अगर तुम मेरे घर में थूक रहे हो तो बाहर तुम पे कोई थूक देगा। ऐसी ऐसी कहानियाँ बना रहे हैं। लोग नसीहत देते हैं राह चलते आदमी को। हाँ। तो उनकी एक्टिंग भी ऐसी होती है, और तो वैसा ही हमने किया कि ज्ञान की कहानियाँ कि और क्या हो सकता है कि भाई एक चोर को वो वाला सही मेरे को भी सही फनी लगता है वो वाला, एक चोर की ड्राइविंग लेसन चोर वाला कि भाई एक चोर को गाड़ी चुराना था एक शहर में। अभिषेक डबिंग करता है उसकी, बहुत सही करता है कि एक शहर में सतीश नाम का एक चोर रहता था। अब चोर को गाड़ी चुराने उसको ड्राइविंग नहीं आती, अब वो ड्राइविंग लेसन लेने जा रहा है वो गाड़ी चुराने के लिए, और जो लेसन देने जा रहा है उसको भी ड्राइविंग नहीं आती। वो कुछ भी सिखा रहा है, ये कुछ भी सीख रहा है। वो मैं देख रहा था आपके दोस्त के चेहरे पे, वो बहनचू ऐसे से कि कुछ भी यूं कर रहा है, यूं हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है। कर दो। तो ये आइडिया भी वैसे था ना कि मैं उस समय ड्राइविंग सीख रहा था। तो मेरे को आया कि बहनचू अगर मेरे इस बंदे को नहीं आता ड्राइविंग, ये कैसे ड्राइविंग सिखा रहा है कि मैं सीख नहीं पा रहा। तो उस आइडिया में था। तो वो उस पे टेक है भाई कि वो क्या वैसे हम बात भी करते हैं, भैया मुझको गाड़ी चलाना सिखा दोगे? तो हाँ सिखा दूंगा। तो एंड में उनकी एक नसीहत रहती है पंचतंत्र की। तो हमने सोचा कि नसीहत ऐसी दें कि जो कहानी से मिली ही नहीं। हाँ मतलब वो absurd सा हो जाएगी। क्या चल रहा है कि भाई माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। उस पूरी कहानी में ये माँ बाप तो थे नहीं। फिर अगली में कि भाई सुबह सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। सुबह जगने से भी पहले नहीं, सोने से पहले। तो ऐसे ही रैंडम बकचोदी है। आपने आपकी पूछता देखा है? आपकी पूछता नहीं, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा। एक बकर मैक्स है, शार्क टैंक पे भी आया था। इन्होंने बहुत तगड़ी एक स्केच बनाई है। बकर मैक्स यार बहुत सही बंदा था यार वो तो। हाँ, तो उनके वो बहुत साल से कॉमिक्स वगैरह बना रहे हैं। उनकी कॉमिक कमाल है। उनकी आपकी पूछता ऐसा ही है, एंड उसका ऐसा ही होता है कि वो बहुत लंबी चौड़ी डार्क जो वेब सीरीज एनिमेशन की बन के आती है, उसके बाद एंड में कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, और ऐसे एंड हो जाता है। क्योंकि इंडिया में ना ये थोड़ी सी हमारी किंक रहती है कि एक लेसन दे दिया जाए एंड के अंदर, ताकि चीज़ पे थोड़ा रिबन लग जाए, वो टेंशन में ना छोड़ी जाए। बकर मैक्स वाला तो मैंने देखा था, बेचारा वन मैन टैलेंट है ना वो। नहीं, उनकी पूरी टीम भी है ऐसी। सुमित कुमार है उनका ना, पूरी टीम है उनकी वो। पर वो तो शार्क टैंक वालों ने कहा आपके फॉलोअर बड़े कम है, फिर उनके बढ़ गए। उसके बाद उनका काम तो हो गया मेरे ख्याल से। 65 थे ना उस समय, कुछ ऐसे था कम कि 9000 साइट व्यूज थे, ऐसा कुछ था। अच्छा यार वो छोड़ो, आप ये बताओ कि आप मतलब अगर आप माइंड ना करो, आप जैसे गाँव में रहते थे, ठीक है, मतलब मैं भी गाँव में रहा हूँ, मैं एक तरह से एंसेस्ट्री गांव से, लेकिन रात शहर में, शहर गांव अप डाउन ऐसे चलता रहता था। तो मतलब वो गवर्नमेंट स्कूल था, प्रॉपर गवर्नमेंट स्कूल, बाथरूम वगैरह एकदम मतलब कैसे? बाथरूम थे ही नहीं। बाथरूम कहाँ थे भाई? देख तेरा जो गांव है ना, तो कहाँ हरियाणा का? यूपी वेस्टर्न यूपी। हाँ, तो क्या वेस्टर्न यूपी हरियाणा पंजाब के गांव में तो हम काम करने जाते हैं बिहारी। समझ रहा ना? तो हमारे गाँव तुम देखेगा तो वो बिल्कुल बहुत साल पीछे है, वो आज़ादी से पहले के गाँव में। सही में मैं लालटेन जला के पढ़ा हूँ 10th में। क्या बात कर रहे हो? और मैं किसी को नहीं बता, मैं अपनी स्ट्रगल की कहानी बताता नहीं हूँ। मैं लालटेन जला के पढ़ा हुआ, मैं स्टेट टॉपर भी था 10th में। उत्तरी। अब ये मैं किसी को बताऊँ कि भाई मैं 5-6 किलोमीटर पैदल जाता था हाई स्कूल अपने, तो ये बेंच बोल रहे हैं ये तो हमारे पापा कहानी सुनाते, तू क्यों सुना रहा है? तो आपका ये रियल शिट है? ये रियल है। मेरे पापा का तो इससे भी एक्सट्रीम था। वो तो सही में नदी पार करते थे। सही में? और नहीं तो क्या, पहले पुल भी नहीं था, हम तो पुल से चले जाते थे पैदल। हाँ। तो आपके आसपास से कंटेम्प जो और बच्चे थे उनके साथ मतलब वो भी इस लाइन में आया कोई है, वो अपने नॉर्मल IAS वगैरह करने के लिए? ऐसे क्या हुआ क्या उस आसपास के? IAS तो एक मैं ही बन सकता था। हाँ, उस पूरे स्कूल में। पूरे स्कूल में? हाँ भाई, मैं हाँ मतलब मेरे जो सेकंड जो होते वो बहुत पीछे थे मेरे से। मतलब उनको आइडिया नहीं था कि कौन पढ़ रहा है उनके साथ। तो IAS मैं बन सकता था, मैं बना नहीं। मेरे पापा को अभी तक सदमा है। मैं तो पढ़ना ही छोड़ दिया 10th के बाद।
बिहार में ऐसा क्या है कि बहुत सब लोग IAS बनना चाहते हैं? भाई मेरे ख्याल से सरकारी नौकरी का क्रेज़ है। हाँ। और कुछ ऐसा हुआ होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकर या जो नौकरशाह हैं वो दिखते होंगे। हाँ। अब तो यही है, और रोज़गार तो है ही नहीं यार वहाँ पे, रोज़गार तो नहीं है। हाँ। प्राइवेट कंपनीज है नहीं, तो सरकारी में क्या सबसे अच्छा हो सकता है? हाँ। तो IAS होता है भाई, तो IAS बनेंगे। आप घर जाते हो वापस अब? हाँ जाता हूँ। और वहाँ जाके मतलब आपको ऐसा लगता है यार मैं कितनी दूर आ गया हूँ? आपको ऐसा समझते हैं आप तो सतीश शहरी हो गया कि मुंबई की बातें करता है, ऐसा कुछ है? नहीं एक्चुअली मैं पिछले 10 सालों से अपने गांव लगभग जा नहीं पाया हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अब छपरा आ गए, जो 26 किलोमीटर दूर जो छोटा शहर था ना। हाँ 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 हाँ। तो वहाँ पे आ गए, वहाँ पे रहते, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं गांव नहीं जा पाता। ओके। तो मेरे वहाँ पे कोई दोस्त नहीं है। वही दोस्त हैं जो कि पटना वगैरह में मिले थे, तो अगर कोई छपरा का था तो वो मिल लेते। बाकी जो मेरे दोस्त हैं वो फैंस हैं एक्चुअली। जो मैं गया और फिर जो फैंस आने लगे, मिलने लगे, तो उनसे दोस्ती हो गई। तो बाकी मेरे अपने तो वो है ही नहीं दोस्त वहाँ पे, निजी वाले जो स्कूल के टाइम के थे। हाँ कुछ ही 2-4 ही हैं। हाँ। वो रहते हैं तो मिल लेता हूँ उनसे। बाकी ऐसा वैसे मैं कभी फील तो देता नहीं हूँ कि शहरी वाला। हाँ। लेकिन किसी को लगता हो तो लगता होगा। नहीं तो आप अपने स्कूल में सबसे पढ़ाकू थे, आप जैसे वॉक करके जाते थे, लालटेन में पढ़ते थे। वाकई में लालटेन। आपकी एज क्या? 33, 34, 32? अरे पागल हो गया क्या तू? क्या एज है? 27 एज है मेरी। गूगल करने नहीं आता तेरे को? इसने बताई है? उसकी तरफ क्यों देख रहा है? मैं हैरान हूँ बहन, मेरे को लगा कम से कम 35 साल के तो हो गए यार। तुम मेरे से 2 साल बड़े हो भाई। तू सतीश? हाँ तो भाई तुम क्यों बात कर रहा है? मैं तो तेरी उम्र देख के बोल दिया कि भाई नहीं मेरे को सही में ऐसा लगा। तो भाई एक तो हम उम्र साथी हैं हम लोग, उसके बाद लालटेन में ऐसा सिस्टम था भाई। क्रेजी यार। तो मतलब अच्छा जी। मतलब ऐसा नहीं है कि गांव में बिजली नहीं आई थी, गांव में बिजली के खंभे से लग गए थे। हाँ। बिजली नहीं आई थी। अरे भाई मेरे को सही में ऐसा लगा कि तुम्हारी एज कम से कम 34-35 की होगी। और ये अब तुमने इंस्टाग्राम पे एक नई लहर जैसे शुरू करी है, एक सेकंड टाइम है, वो अंदाज़ा नहीं था। तो कम आप कब आए मुंबई? अब हो सही। आप तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, आप तो बोलो क्या बोलूं। अरे बोल भाई, दोस्त है यार। हाँ ठीक है ठीक है। इतना प्रोफेशनल पॉडकास्ट मत कर। प्रोफेशनल पॉडकास्ट नहीं ना। मैं मेरे लिए अचंभे की बात थी कि मैंने एक्चुअली पढ़ी थी एज, सतीश रे एज, जो वो फर्जी से वो नहीं बन जाते फैन प्रोफाइल वाले। पागल है क्या? उस पे लिखा हुआ है 33 लिखा हुआ है। ये बहन के लोग यही कर रहे हैं क्या? यही मेरी उम्र बढ़ा रहे हैं क्या? हालांकि मेरे को एक टाइम पे लगता था क्या होता ना कि 25 के बाद का लड़का ना, हाँ, एक्चुअल एज वो 30 का ही लगता है। करेक्ट है ना? तो मेरे को अगर कोई बोलता था कि 28, 29, 30, तो मैं ठीक है। हाँ। अब ये तूने बहुत एक्सट्रीम बोला है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि डायरेक्टर्स वगैरह मिलते हैं और बोलते हैं क्या उम्र है? 24। हाँ। तो अच्छा लगता है कि भाई ये भी फील आ रहा है कि 24 का भी हो सकता हूँ मैं। हाँ। 24, 25 का भी। कई तो बोलते हैं कि भाई तू तो पैदा भी नहीं हुआ होगा जब ये फिल्म आई होगी। अब फिल्म 99 की है भाई, मैं पैदा था 94 का हूँ। तो ये जिस टाइम आप अब भाई सतीश तुम जिस टाइम वहाँ पे थे, उस टाइम पे बिहार में वो बंद हो गया था, दारू प्रोहिबिशन लग गई थी? ना अभी लगी है 3-4 साल में। अभी तो देख क्या है कि भाई जब दारू पीना सीखा, हाँ, पापा ना देख रहे हूँ बस मेरे क्योंकि वो देखते हैं यार। तो पापा देखते हैं कंटेंट? आ जाता तो देख लेते हैं। मैं हर जगह से ब्लॉक नहीं कर सकता उनको। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे तो ब्लॉक कर चुका हूँ। कर रहे हो? अब यूट्यूब पे ब्लॉक करने का ऑप्शन नहीं है। हाँ। तो जो मैंने दारू पहली बार चखा थोड़ा एक दिन के लिए, हाँ। तो मैं बाहर ही आके किया। हाँ। और फिर अब जाते हैं तो ऐसी कोई आदत तो है नहीं कि भाई पीना है। हाँ। और अगर पीने का मन भी करे, कभी शादी वादी है तो कोई पिला नहीं सकता। हाँ। क्योंकि बैन है। ये ऐसा हो जाता। नहीं मैं गया था, वो मैं विपासना के लिए गया था बिहार में। कह रहे थे यार भाई ब्लैक में आपको चाहिए तो बता देना। मैं यार मैं बहन जो मेडिटेशन करने आया हूँ। ब्लैक में मिलती तो है। हाँ मैं दिला दूंगा, थोड़ा सा महंगा मिलेगा। नहीं वही वो डबल प्राइस की होती है ना। यही तो कल्चर होता है डबल प्राइस वाला। अच्छा खैर एनीवे, तो अब यार ये इंस्टाग्राम वाला सिस्टम चल रहा है, ये मुनीम आ गई। अब क्या आप पिक्चर वगैरह में काम कर रहे हो? कैसे गहरे घाव दे रहा है तू भाई। नहीं पंचायत 2 में तो हूँ मैं। अच्छा पंचायत 2 में क्या बात है? पंचायत 2 है तो एक वेब सीरीज तो अच्छी हो गई। हाँ। मूवीज ट्राई कर रहा हूँ मैं। बात बन नहीं पा रही। क्या है कि अब मैं हर रोल नहीं कर सकता।
समझ रहे ना? हाँ। कि अगर 1-2 सीन के रोल है तो मैं भी नहीं देता ऑडिशन, लेकिन कई बार होता है कि भाई रोल अच्छा है, डायरेक्टर इंटरव्यू हो जाता है, डायरेक्टर से मिल लेता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा उस फेज में चल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ फिल्मों में, और क्रैक नहीं हो पा रहा। इंस्टाग्राम के और यूट्यूब की शोहरत के बाद भी क्रैक नहीं हो पा रहा? देख यार, रोल तो मिल जाएंगे। हाँ। रोल का कोई नहीं इशू है कि तू कैसी चीज़ों में काम करना चाहता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ कि कैसी चीज़ों में कुछ भी जगह नहीं दिखना ना। बिल्कुल, मतलब सपोर्टिंग रोल चल जाएगा, बिल्कुल बैकग्राउंड एक्टर नहीं बनना। हाँ, मतलब रैंडमली 1-2 सीन के लिए नहीं आना मेरे को कि भाई हाँ वो वहाँ पे है या फिर थोड़ी सी मदद कर दी है ना? हाँ। तो अभी एक शो का बता रहा हूँ। हाँ। एक वूड का कोई शो था या फिर ऐसे जियो का, उसमें उन्होंने शुरू किया मेरे को लीड रोल से। हाँ। लीड रोल तक 2 महीने तक वो स्टूडियो और OTT से शूटिंग वूटिंग चल रही थी लीड रोल की? नहीं, पिच कर रहे थे। हाँ, पिच कर रहे थे कि वो बनना था फिल्म। हाँ। फिर कुछ स्टूडियो ने मना कर दिया या फिर OTT ने। फिर उन्होंने ट्राई किया कि साइड वाला कोई कैरेक्टर कर दे। एंड में जाके जो रोल आ रहा था वो 8 दिन का शूट था, और वो 2 नहीं होते, एक जो गुंडे के जो 2 कॉमिक फ्रेंड होते हैं, जो उसको कूल दिखाते हैं, बेवकूफ बन के। हाँ। हाँ, या फिर वैसा भी, हाँ, मजाकिया। हाँ। हाँ। और वो भी दोनों चड्डी वड्डी वैसा कुछ नाम है। हाँ, और जो उसके ऐसे हाँ, ये दबाते हैं, चेले होते हैं, चेले। वो कॉन्सोलेशन प्राइज मेरे को मिल रहा। तो अब ये भाई थोड़ा सा रिस्की काम है, हालांकि मैं वो भी अभी कंसिडर कर रहा हूँ कि अब मैं क्या ऐसे करने लग जाऊँ क्या। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं करने भी लग जाऊंगा अगर। भाई मेरे हिसाब से तो अगर आपने ऑडियंस बना रखी है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो फिर उसको स्ट्रगल को तो कम हो जाएगा ना वो बाय डिफ़ॉल्ट। ऑपरेट तो ऐसे ही करना चाहिए कि नहीं? देखिए यार, ये वर्ल्ड अलग है थोड़ा सा। हाँ। क्योंकि ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम वाले लोग नहीं चला रहे हैं, ये OTTs का वर्ल्ड है। ये अभी भी इंडस्ट्री वाले चला रहे हैं। इंडस्ट्री वालों में से कास्टिंग एजेंट्स को कई बार मेरा पता होता है, कई बार डायरेक्टर्स को पता होता है। कई बार ऑडिशन जाता है तो डायरेक्टर देखता है, अरे यार ये बंदा, इसको बुलाओ। हाँ। तो इसका तो मैं फ़ैन हूँ, इसके तो मैंने वीडियोस देखे हैं, मिलता है भाई, सही है, ये रोल तो मत कर। समझ रहा है? ओ, तू बहुत बड़ा है इस रोल के लिए। मतलब ये तो बात बोल चुके हैं मेरे को, लेकिन ये एक तरीका है रिजेक्ट भी करने का। ओके। ये भी हो सकता है कि हो सकता है मैं उस रोल में उनको लगे कि नहीं ये तो सही नहीं है। हाँ। तो इस तरीके से भी मना करने का सबसे बेहतर उपाय होता है। लेकिन क्या पता मैं बहुत बड़ा हूँ ऐसे रोल के लिए। मैं यही कंसिडर करना चाहूँगा फिलहाल। लेकिन यार ये भ्रम भी हो सकता है मेरा, मैं करने लग जाऊंगा। अगर मैंने वैसे भी ट्राई किया है इस साल, अगर नहीं होता है कुछ तो मैं छोटे छोटे चीज़ें भी करने लग जाऊंगा। मतलब अपनी वो तो चलानी तो पड़ेगी किसी तरह से दुकान आगे। हाँ। ये ठीक ठाक कंटेंट वाला काम ठीक चल रहा है मतलब? हाँ, ठीक चल रहा है। अब मैनेजर वगैरह भी जैसे यहीं पे आके लिया होगा ना? हाँ, सब यहीं पे। ये सारा स्ट्रगल देखा है मैंने। हाँ। तो समझ रहा है, मैं सही में लिटरली बैग से लेके एक बैग में 4 कपड़े डाल के आया था। और सही में मेरे को नहीं पता था मैं कहाँ रहूँगा। फरीदाबाद में कॉलेज करने के बाद? नहीं, कॉलेज करने के बाद नहीं। देख, नहीं तो मेरी 2 साल पहले तो मेरा इंटरव्यू ले रहा होता कि मैंने भी समय गंवाया है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ पे भाई तुम लोन लेके पढ़े हो इंजीनियरिंग। अब बेंचो तुमने पटना में पढ़े, पैसे बर्बाद किए, वहाँ पे पढ़े, अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हें ये बनना है। हिम्मत ही नहीं है कि बोल सकूं। तो भाई मैं तो काम करता रहा, पैसे जुटा भी नहीं पाए, क्योंकि पैसे एक्चुअल हमारा घर भी नहीं था। तो छपरा में घर जहाँ हम अब रहते हैं वो घर बनवाना था, तो पैसे वहाँ पे भी दे रहे थे हम, मैं, मेरा भाई, सब लोग वो घर बनाने में लगे हुए थे। अब इसमें जब घर बन गया तो मैंने कहा अब मैं जाऊँगा। मैंने बताया पहली बार मैं जाऊँगा। पापा को तो समझ में नहीं आया कि ये कब हुआ, मतलब तुमने कभी बताया नहीं ऐसा कुछ, सब पागल हो गया है। और वहाँ पे तो ऐसा ही होता है कि अगर कोई बाहर जा रहा है तो मतलब मुंबई में अगर एक्टर बनने जा रहा है तो पूरे खानदान का पैसा बर्बाद करने जा रहा है। ये मान्यता है वहाँ पे है भाई, क्योंकि ऐसे लोग होंगे ना जो सुंदर दिखते होंगे, अरे भाई तू तो एक्टर है, हाँ जा मुंबई गया, खेत बेच के भैंचो वापस आ गया है ना। और राइटर की क्या इज्जत है। मैं पोइट्री लिखता था, मेरे पापा डायरेक्ट तो मेरे को कभी नहीं कहा, मैंने सुनने में आता था कि समोसे, राइटर्स ऐसे होते हैं जो वहाँ पे कि
कोई चाय समोसा दे देगा तो एक कविता सुना देंगे। हाँ। मैं पोइट्री करता था तो ये मेरे को सुनने को मिलता पिता की जनरेशन के अंदर कम होती है पोइट्स की मान्यता, अनलेस आप कुमार विश्वास टाइप के इंसान हो और आपने कुछ कर दिखाया हो। एक्चुअली मेरी जो राइटिंग और पोइट्री स्किल्स है वो मेरे पापा से ही आई है। अच्छा। मेरे पापा के अंदर भी ये टैलेंट है और वो ये सारी चीज़ें पढ़ते थे तो मैं उनकी किताबें छुपा के पढ़ लेता था। मैं तीसरी क्लास में था तो मैं गोदान पढ़ चुका था प्रेमचंद की। हाँ भाई, बड़ी मुश्किलें पढ़नी, वो मेरे घर पे भी रखी हुई है। हाँ ना, वो अब मेरे से ना पढ़ी जाए। हाँ। मैंने भी ट्राई किया। हाँ। ऐसा नहीं है भाई, वो समय कुछ और था, क्रेजी था पढ़ने के लिए। तो मेरे पापा के अंदर भी है ये टैलेंट, लेकिन उनको नहीं पता कि ये भी एक करियर हो सकता है या ये चीज़ें होती हैं। उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको रोजमर्रा पे ज़्यादा वो होगा ना। तो तुम सेकंड जनरेशन हो, तुम ये चीज़ कर सकते हो। तो फिर भी यार मुश्किल तो रहा होगा घर वालों को कन्विंस करना। कन्विंस हुए ही नहीं थे कभी। अब भी कन्विंस नहीं है? अभी 1 साल पहले कन्विंस हुए जब मैंने पैसा दिया कि भाई लो। हाँ यार, कन्विंस नहीं हो सकते। क्या होता है कि उनको एक सिक्योरिटी चाहिए ना कि भाई तेरे पास नौकरी है, कॉर्पोरेट में तो कर रहा है, तू जा सकता है, तू सेफ हो सकता है, हम थोड़ी चिंता कम हो जाएगी, हमारे घर पे भी गरीबी दूर हो जाएगी। तो क्या ये क्या है? क्योंकि यहाँ पे कोई रोज एक न्यूज़ आता है ना कि भाई इस फिल्म में काम करते थे जब गार्ड है। हाँ, ऐसी आती है ना। आती पैंडेमिक में तो और आते थे। ऊपर से आत्महत्या और डिप्रेशन तो है ही। तो वो लोग तो बिल्कुल डरे हुए थे कि भाई ये मेरे से तो बात ही नहीं करते थे मेरे पापा। तो वैसे भी हमारी कम बात होती थी, तो ना बात करना बस ज़्यादा मिस नहीं किया मैंने। लेकिन वो प्रेशर बहुत रहा। हाँ। अब कम हो गया थोड़ा सा प्रेशर से, काम बन रहा है पहले नहीं से। अब तो बहुत कम हो गया। अब तो क्या है कि यार माँ बाप को दिख जाता है कि भाई ठीक कर रहा है, ये ठीक कर रहा है। फैंस आते हैं। हाँ। घर आते हैं फैंस वहाँ पे? हाँ फैंस अंकल आंटी के पास। मैं जब जाता हूँ तो पापा के नाम से नहीं पूछते, मेरे नाम से रास्ता बताया जाता है वहाँ पे। हाँ। तो ये सीन हो गया है वहाँ पे। तो नया घर बना तो वैसे भी एड्रेस तो पता चल जाता है सबको। तो मेरे पापा को सही लगता है ये, मेरे को अब लग रहा है, कभी बताया तो नहीं है। फिर मैंने देखा, मेरा छोटा भाई बता रहा है कि तुम्हारे जो इंटरव्यूज़ होते हैं पापा 2-3 बार देखते हैं। ये तो सही बोल रहा है। तो उनको शिकायत रहती है कि तुम वीडियो में इतनी गाली क्यों देते हो? तो मैंने सिखाया नहीं है बोलने, कैसी भाषा बोली जाती है। फिर इंटरव्यू में तुम अच्छी बातें कैसे बोल रही हो? तो मतलब तुम्हें जब बोल सकते हो तो वीडियो में अच्छे क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ। मैं वीडियो में जब जरूरत होती है बोलते हैं, जब जरूरत नहीं होती कई बार नहीं बोली जाती वीडियो। हमेशा जरूरत नहीं होती, पर पापा शायद थोड़े दूरदर्शन माइंडसेट के होंगे ना कि एक पवित्रता बहुत ज़्यादा, बहुत। उनको समझाने में टाइम लगा कि ये कॉमेडी है। हाँ। कि अगर IPL की कमेंट्री का मैं कर रहा हूँ आकाश चोपड़ा, और ये गेंद गई बादल के गान में, तो पापा का फ़ोन आ गया कि गेंद ऊपर जाती है तो बादल के गान में जाती है। मैंने कहा पापा अरे नहीं जाती, लेकिन फ्लो में निकल गया। नहीं अब ऐसी तो कॉमेडी ये नहीं कर सकते तुम कि हाँ। ऊपर गई बादल फट गया, ऐसा कुछ नहीं पापा, थोड़ा सा कई बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। अब उनको हाँ। कैसे समझाऊं कि भाई कॉमेडी में कई बार गाली का इस्तेमाल, ज़रूरी नहीं है कि गाली का ही इस्तेमाल, हाँ। लेकिन कई बार फ्लो में ऐसे उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं। भाई मेरे को तो तुम्हारी कॉमेडी गाली की वजह से इसलिए नहीं कि यार तुम कैरी बनाते हो गाली की वजह से, पर उससे ना एक रियलनेस आती है। हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जबरदस्ती अपने आप को कंस्ट्रेंट करते हैं, यार यूट्यूब पे गाली नहीं दूंगा, ये किसने कहा है? नहीं वो तो मेरे को भी नहीं पसंद। मैं अगर तू देखेगा मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरे को हाइप टाइम्स वाले रिप्रेजेंट करते हैं, अपना ब्लू टिक है, सारे महीने के मैं 3-4 ब्रांड्स तो करता हूँ, तो एक ब्रांड से भी एसोसिएट हूँ। फिर भी मैं गाली पे वो नहीं करता, लगाम नहीं है कि भाई ऐसे मत बोल के लगाम कि भाई तुम्हें अभी भी लगाम नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि भाई तू रियल लाइफ में, हाँ बहुत गाली गलौज चलती है रियल लाइफ में, आप दोस्तों खासकर मेल फ्रेंड्स में तो बहुत चलती है। रियल लाइफ में अगर तू बात गाली के साथ करता है, यही बात ऐसी चीज़ की बेंच क्या हो गया है ना, तो भाई तू यहाँ पे गाली छुपा के क्या बता रहा है? हाँ। और मेरी ऑडियंस, मैं यूट्यूब की ऑडियंस बता दूँ, मैं इसलिए भी गाली देता हूँ कि 18 साल से कम सिर्फ 1% है। हाँ। बाकी ये 98-99 मेरे 18 साल से ऊपर वाले हैं। हाँ। तो मैं आशीष चंचलानी तो हूँ नहीं, एडल्ट हो गए ना सारे। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बताता हूँ 5 जो बेस्ट चैनल्स कौन से देखते हैं। वो न्यूज़ देखते हैं,
वो आईएएस और यूपीएससी के ये पेपर सॉल्व शॉर्ट्स देखते हैं बहुत सारी। नहीं, मैं दिखाता ना यूट्यूब पे हाँ कि योर व्यूअर्स आल्सो वॉच्ड दिस, तो कि 5 उनका पता चले कि वो लोग और उनका टेस्ट क्या है ताकि तुम वैसी वीडियोस बनाओ। तो मेरे व्यूअर्स का टेस्ट है आईएएस का एग्जाम है ना, जीएस जनरल नॉलेज में क्या हो रहा है, तो पराठी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, फैक्ट्स देख रहे हैं, तो कोई उसमें कॉमेडी वीडियो होती ही नहीं है। तो वो सिर्फ मेरी कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं, तो वो सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं। मैंने ऑडियंस ही ऐसी बनाई है, डायरेक्ट जानबूझ के तो नहीं बनाई ना, मतलब कि ऐसे कैसे बन जाएगी तू बहन, तो जैसे कंटेंट बनाएगा वैसे लोगों तक पहुंचेगी। कह रहा हूं ऐसे थोड़ी सोचा यार मैं इंटेलेक्चुअल, क्योंकि इंटेलेक्चुअल कंटेंट नहीं ऐसा नहीं, तू जैसी वीडियो बनाएगा ना वैसे लोगों तक शेयर होगी। अगर मैंने चूतिया वीडियोस बनानी शुरू की, गार्ड्स वार्ड्स ये जो देखते हैं, जो मैंने नहीं, मैं गार्ड्स को चूतिया नहीं बोल रहा, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल मतलब जो लो हैंगिंग हो, जिसमें कुछ पता ही नहीं चलता हूँ। हाँ मैं समझ गया क्या है ये वीडियो का मतलब, है ना, लेकिन वो अपील वाइडर ऑडियंस को करती है, तो वो वीडियो बनाना भी टैलेंट है ना। लेकिन मैंने जैसे वीडियो बनाई वैसे रीच मिला, वैसे लोगों ने शेयर किया, वैसे ग्रुप्स में गया। अब मैंने अल्फा पांडे वो चाइना वाली जो वीडियो बनाई थी, पता नहीं तूने देखी है कि नहीं देखी है। वो पैंडेमिक में हर किसी के पास पहुंची है लगभग, लेकिन उसमें तू देखेगा उसमें जियोपॉलिटिकल पूरी नॉलेज है, उसमें पूरा फैक्ट्स है। तो ये मेरे को जो लोग मिलते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, वो बताते हैं कि भाई अल्फा पांडे तो जियोपॉलिटिकल, उसको सारा न्यूज़ है, वो हमें है ना, इसलिए ना हमने बनाया है। अगर हमने वैसे कुछ भी रैंडम चाइना तरीमा का भोसड़ा बोल के ही वीडियो बना दी होती, हाँ, तो वो तो वैसी ऑडियंस तक नहीं पहुंचती ना। समझ रहा हूँ मैं। तो ये एक तुमने वो भी वीडियो बनाई थी, क्या नाम है इसका यार, जिसमें तुम एक सेक्स कोच, नहीं जो ये यूट्यूब पे वो नहीं होते सेक्सोलॉजिस्ट, एक सेक्सोलॉजी डॉक्टर शेख करके, अगर देखा हो कभी, देखा है ना डॉक्टर शेख, फरीदाबाद का मशहूर है। अगर तो फरीदाबाद, अरे तो कॉलेज में लगे नहीं रहते थे दीवार पर हर जगह वो डॉक्टर शेख के। मैंने डॉक्टर शेख के फ़ोन पे बात करी थी एक बार पॉडकास्ट करने के लिए, वो इंटरेस्ट हो गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को सीन पे छोड़ दिया। पर मैं ये कह रहा हूँ वो जो मैं सारे बता दूंगा नुस्खे, तो मेरे पास कौन आएगा भाई। उनकी एक टाइम ऐसा था, उनकी जो क्रीम है ना SS ऑयल, उसी पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे मेरे चैनल से, उसी क्रीम पे। कह रहा क्रीम काम कितने मिलती है SS ऑयल भाई, मेरे ख्याल से पता नहीं, अरे वहाँ उनका ओल्ड फरीदाबाद में है, उनका अलीगढ़ में भी, पलवल में भी, पता कर सकते हैं। ऑर्डर करने में मिल जाती है, ऑर्डर करने में मिल जाती है, ठीक, इस्तेमाल कर सकते हैं। और भाई उससे याद है, उन्होंने ना एक बहन जो एक बंदा है जैसे ऐसे हायर करते हैं, एक्टर हायर कर रखा होगा मेरे हिसाब से, तो कोई उसने लाइव बोला उसने डॉक्टर शेख की क्लिनिक में बैठ के, दोस्तों मेरा नाम है सतीश कुमार, मेरा लिंक का साइज बड़ा छोटा था, तब से मैंने डॉक्टर शेख का SS वाला इस्तेमाल करा है, मेरा लिंक बहुत बड़ा हो गया, मेरा लिंक बहुत बड़ा हो गया। हाँ। वो कई और ऐसे हकीम भी आते जैसे घोड़े के जैसा होगा, पूरी रात सेटिस्फैक्शन, ये पूरा। तो वो जो वीडियो बनाई थी ना, जो कि आप दोस्तों अपने सेक्स का वो कैसे 10 मिनट तक कैसे कर सकते, वो मतलब उसमें ये सारे लोग भी इन्वॉल्व कर रहे थे, या कैसे थोड़ी टीचिंग है थोड़ी सेक्स है, समझ नहीं पाया मैं। कौन सी वीडियो थी भाई यार, जिसमें तुम बोल रहे हो ना कि बेड में ज्यादा देर लास्ट कैसे कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पे समझा रहे हो। हाँ। तो ये देख आइडिया ये वैसे ही था कि बहुत सारे टीचर्स भी हैं अपने। हाँ। अब हम क्या करते हैं कि टेक लेते हैं, जैसा कंटेंट बन रहा है ना उस पे टेक लेते हैं, और इसी हिसाब से हमारे कैरेक्टर्स बनते हैं। शुरू में मैंने मोटिवेशन महेश्वरी जो बनाया, ईमानदार शर्मा तो खैर एकदम कोई टेक नहीं, अल्फा पांडे ईमानदार शर्मा ये एकदम ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं। बब्बन भोला भी है, पप्पू बॉयज भी कुछ होते हैं जो कि टेक होते हैं। हाँ। कि किसी जैसे BBC चिंदी जो है, BBC हिंदी पे टेक है। करेक्ट। तो वैसे ही ये भी जो टीचर्स होते हैं ना, जो समझाते हैं, या फिर वो कि स्टॉक्स में ये खरीद लो और मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आपको फ़ायदा हुआ, तो वैसे वो है कि अगर फिर बता के 10,000 रुपये में आईफोन कैसे मिले, तो एकदम गलत तरीके से बता रहा है कि फ़ोन लेके भाग जाओ, फिर बेच दो, फिर स्टॉक्स में लगा दो, फिर घाटा कर लो, फिर मम्मी से 60,000 मांग लो। तो ये क्या दूसरे में बता रहा है कि भाई डेट पे कैसे जाए। हाँ। तो बता रहा है असाइनमेंट मांगने के लिए जाओ, उसे नीचे बुला लो, उसको बोला यहाँ पे नहीं, थोड़ा रेस्टोरेंट में लिख लेता हूँ, यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ, वो बैठी हुई है, अरे तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगाता हूँ, उसको पता भी नहीं चल रहा डेट हो रहा है। तो ये ऐसे गंदे ट्रिक्स कि भाई जो रियल ट्रिक्स नहीं है। तो सेक्स वाला भी ऐसे ही था कि Q&A में किसी ने पूछा था कि भाई सेक्स की टाइमिंग कैसे बढ़ाएं। मैं कहा भाई कुछ कर दो, बीच बीच में कोई फिल्म चला लो, कुछ कर लो, फिर टाइम तो बढ़े क्या तुम्हारे। तो उस पर बहुत शेयर हुआ था। तो ये यशराज मुखाटे ने बोला था कि ये इस पे वाइट बोर्ड वाला बनाओ ना। तो अच्छा, मैं कहा ठीक है भाई। उसने हिट अप करा था तो मैं बोलने के लिए कि भाई ये बना दो ये वाला वाइट बोर्ड वाला। हाँ, वो कुछ कंटेंट बेचारा सजेस्ट करता है मेरे को, कहा हिट अप मतलब मैसेज में ही किया था। तो मैंने कहा ये तो सही आइडिया है कि मैंने उसको स्टोरी को डिलीट किया। मैंने कहा अब इस पे 60 सेकंड का बनाऊंगा।
तो फिर वो बनाया कि भाई कैसे 25 सेकंड को 25 मिनट वाला दिखाएं। तो भाई बहुत वैसे फैन वैन बढ़ गए हैं, ये पिछले पैंडेमिक के अंदर ही राइज हुआ है, इससे पहले पैंडेमिक इज ब्लेसिंग। मेरे को नहीं पता चला कि पैंडेमिक इज ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि मेरी ग्रोथ तो हो रही थी। तो पैंडेमिक पर्सनली ना, मतलब अपने एज अ राइटर, एज अ राइट नहीं, एज अ मतलब फेस भी हो रही थी मेरी ग्रोथ। तो ईमानदार इंटरव्यूज जो टीवी पे आते थे, मेरा शो तो लॉन्च हो गया था। करेक्ट देखा है वो, हाँ। तो उसके 3 एपिसोड आ गए थे, और मैं मुंबई में, मेरे को याद है मैं किसी स्क्रीनिंग पे गया था, बहुत सारे स्टार्स वगैरह सब मुझे पहचान रहे थे और बात कर रहे थे, मेरे से हेलो कर रहे थे। अच्छा जी। तो मेरे को तो इंडस्ट्री में लोग जानने लगे थे। और मैं 2 कॉलेज शोज़ भी कर दिए थे, एक कोलकाता गया था, एक पुणे गया था। तो और फेस लगभग मैं बन रहा था, है ना। और मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे यूट्यूब पे। तो मुझे नहीं पता कि पैंडेमिक में मेरी ग्रोथ हुई है। लोगों को लगता है पैंडेमिक में हुई है, क्योंकि जब मेरी ग्रोथ हो रही थी तब पैंडेमिक आ गया। ऐसा नहीं था कि मैं 4 साल से ट्राई कर रहा था, मेरा कुछ नहीं हो रहा था। वो पिछले 6 महीने से मैं ऊपर ही जा रहा था, फिर पैंडेमिक आया तो वो रुका नहीं। लोग और इंटरनेट पे आ गए, उन्होंने देखना शुरू कर दिया, भाई ये सतीश रे कौन है, क्या कर रहा है टाइप से। हाँ भाई, जो तुम्हारी सिगरेट की, अभी हम बैठ के सिगरेट के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह कोई भी इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं है जो सिगरेट या दारू ओपनली उसके बारे में वीडियो बनाता है, कुछ भी करता है। पूरा सिगरेट और दारू। मेरे फैंस को लगता है, मैं आया था पटना में, मेरे को 2-3 डिब्बी लोगों ने दी कि भाई आप लो गिफ्ट में, आप पियो से। और ये हर बार होता है मेरे साथ। तुझे कभी कोई ऐसा, मैं इसलिए बोल रहा था ना, तेरे को अजीब लग रहा होगा कि मेरे को मिलता हूँ तो मेरे को सबसे पहले सिगरेट ऑफर करते हैं। ट्रेडमार्क बन गया है। हाँ, क्योंकि मैं सिगरेट का फ़ैन हूँ। तो मेरे को पोइटिक लगता है, मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, मेरे को सिनेमैटिक लगता है सिगरेट पीना। हाँ, कई बार अगर मैं छोड़ भी रखा है, जो कि मैं छोड़ ही रखा है अगर पापा देख रहे तो मतलब मैंने पकड़ा ही कब है। मैं कभी पिया ही नहीं था। मैं तो मेरे घर वो तो सिर्फ वीडियो के लिए एक्टर से करते हैं। बिल्कुल वैसे ना, माउथ फैक करने झूठे में कभी कभी कश लिया ही नहीं अंदर। कॉलेज में बिल्कुल ही एकदम मतलब सनातनी बने थे। बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो ये मैं करता हूँ, मैं तो दिखा देता हूँ, और ये सारी कोई फिल्टर नहीं। कोई बोलता है ऐसे, यार सतीश यार अब थोड़ा इंडस्ट्री में आओगे, थोड़ा फिल्टर विल्टर लगाओ, थोड़ा अपना स्टाइल चेंज करो। मतलब मैं एकदम गंवारों जैसी तो बात नहीं करता। नहीं बिल्कुल नहीं। वैसे मतलब सिगरेट दिख गया, दारू दिख सकती है, गाली में भी वही गाली जो इंडस्ट्री वाले यूज़ करते हैं अपने OTTs में, है ना। कंटेंट अपना इंटेलिजेंट रहता है। हाँ। तो चल जाता है कि भाई वैसे नहीं लगता कि फूहड़ है। हाँ। है ना। ब्रांड्स को भी नहीं लगता कि फूहड़ है। हाँ। मैं तो ब्रांड्स में गाली देता हूँ, ये पसंद करते हैं। वाह। मेरे बल्कि 20-30% ब्रांड्स फिल्टर्ड होंगे। हाँ। क्योंकि उनको पता है, क्योंकि ब्रांड्स वाले भी वही वीडियो मेरी देखते हैं कि भाई ऐसी बनाओ ना, तो अरे भाई इसमें तो गाली है, तो हाँ क्या दिक्कत है, बनाओ, तो बना देते हैं। तो पैंडेमिक के अंदर कुछ समय तुम मनाली चले गए थे, और मनाली से भी फिर कुछ वो वीडियोस वगैरह आ रहे थे, ऐसी वेकेशन लेने गए थे क्या, मतलब? मैं एक ट्रैवलर हूँ भाई। मैं कम से 2-3 साल में एक बार ट्रैवल कर लेता हूँ कहीं। हाँ। मनाली या फिर 1-2 दिन के लिए। तो मैं भी ऐसे फ्रेश होने के लिए गया था। एक्चुअली मैं क्या गया था, उस समय IPL चल रहा था। हाँ। और IPL के सारे ब्रांड्स निपटा के मेरे को था कि फिल्म लिखनी है, बहुत स्केच हो गया। हाँ। तो मैंने प्रेरणा ढूंढने के लिए चले, मैं सभी ब्रांड्स को सबको मना कर दिया था, एजेंसी को भी, कि 2-3 महीने नहीं स्केच बनेगा, इंस्टाग्राम पे ब्रांड्स लाने तो ले आना। मैं वहाँ पे गया, मैंने लिखने का 2 महीने का जुगाड़ कर लिया था। एक बंगले में रह रहा था मैं। अब भाई रहेंगे तो अच्छे से रहेंगे। अब वहाँ पे लिख रहा था, वहाँ पे तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई यहाँ पे वीडियो तो बना ही सकता है तो 1-2 वीडियो बना दी। तो वो वीडियोस भी वायरल हो गई। तो वो 1-2 नहीं, वो फिर वो सीरीज उसकी हो गई, पिक्चर फिर डिले हो गई। मैंने पहले 5 दिन में 30 पेज लिख दिए थे। ओ बहनचो, जो कि मेरे हिसाब से सही स्पीड थी। हाँ। फिर क्या हो गया ना, वो वीडियोज़ थोड़ी सी वायरल हुई ना, तो मनाली में सब किसी को पता चल गया कि मैं हूँ यहाँ पे। तो क्या हुआ कि अब कुछ लोग मिलने आ गए, कुछ लोग इनवाइट करने आ गए, और हमें चाहिए था क्या भाई, हम तो खुद बोर हो रहे थे वहाँ पे। मैं, मेरा एक फ्रेंड था, वो IT का बंदा है, वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है। तो भाई इधर उधर जाने लगे। अब हर कैफ़े, हर बंदा होस्ट कर रहा है, बुला रहा है, मना कैसे कर सकते हैं। घूमने का मौका मिल रहा है, तो अब दोस्त बन गए। कहाँ, ओल्ड मनाली की तरफ रह रहे थे, न्यू मनाली में? तो ओल्ड मनाली और न्यू मनाली के बीच में ही मैं ये बताना तो नहीं चाहता प्रॉपर्टी, लेकिन सनशाइन हेरिटेज करके एक प्रॉपर्टी थी। जब तक मैं रह रहा था मैं नहीं बता रहा था। हाँ। कितने भी लोग पूछे कि कहाँ रह रहे हो, मैं नहीं बताया। हाँ।
लेकिन निकलने के बाद बताना चाहूँगा, मेरे को वो प्रॉपर्टी बहुत पसंद है भाई। हेवनली 150 साल पुराना मकान है और लगता है नया बिल्कुल। उसमें फायर प्लेस वगैरह भी है, मैंने तुम्हारी फोटो देखी थी इंस्टाग्राम पे। सारी चीज़ें। तो एयरबीएनबी होटल है क्या है ये? वो है तो सही जगह, रजिस्टर्ड हर जगह, लेकिन मैं तो डायरेक्ट ही गया था। किसी ने बताया था कि यहाँ पे रह लेना, तो वैसे उनको ही बात करके गया था। अच्छा भाई, ये तुम्हारी दोस्ती हम पहले कह रहे थे, जो ये जो उसमें बने थे, क्या कहते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर के अंदर गोपाल सिंह बने थे। फैजल मलिक मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं वो गोपाल सिंह। उनके जो जिस तरह से जो उनकी दांतों के पीलेपन की नज़ाकत निकल के आई थी ना, जब वो हंसते हैं ऐसे करके, मेरे को बहुत बड़े लगे। मैंने तुम्हारी स्टोरी में देखा, मैंने उनको खाली पंचायत में देखा था। उनसे दोस्ती कैसे हो गई? तो पंचायत 2 की है ना मैंने। तो पंचायत 2 में तो वो है ही, चाहिए इस बात है, क्योंकि पंचायत में, तो पंचायत देखते समय तो मेरे को भी नहीं लगा था कि मैं पंचायत 2 में हूँगा। तो मेरा तो फेवरेट शो है भाई पंचायत। याद दिलाता है अतीत की, वैसे ही कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत बार गाँव की रिप्रेजेंटेशन हुई है बॉलीवुड के अंदर। नहीं, ऐसी नहीं हुई ना। तो इतनी सिंपल तरीके से कोई बनाया नहीं गया है, और मेरे को ये ह्यूमर पसंद है, गाँव वाला है ना। तो ये मेरे को सही लगा, बहुत सही है कि भाई किस चीज़ पे लड़ाई हो रही है, कि कुर्सी में चक्का क्यों नहीं है, या फिर हम इस पे पन्नी फाड़े कि नहीं फाड़े, इस पे युद्ध हो रहा है। तो ये गांव में यही छोटी छोटी चीज़ों पे हो रहा है। हाँ, ऐसा ही है। तो ये सब हमने देखा है ना। तो ये मेरे को ह्यूमर बहुत पसंद है, और ये ऐसे शो वैसे वाले हैं कि खाते समय चला दो। जो चीज़ तुम खाते समय चलाने वाली है ना, जैसे फ्रेंड्स। अगर पंचायत के 5 सीजन बन गए, जो कि पक्का बनेंगे, पंचायत फ्रेंड्स जैसा होने वाला है। अभी तो 1 सीजन है, जो 2, 3, 4 जो लोग पास एपिसोड्स होंगे ना, इतना कल्ट होगा ये, और उसमें हम भी रहेंगे भाई। सही है ना फिर तो अल्लाह। तो उसमें वो उनके साथ शूट था, तो मतलब दोस्त अब क्या था ना कि उन्होंने, चंदन ने बोला था कि अभी तो फैजल सर आएंगे, वो तुम्हारे फ़ैन है। मैंने कहा फ़ैन है? ऐसा फ़ैन वीडियो देख लो, फ़ैन थोड़ी होते हैं यार। ऐसे हर कोई फ़ैन है जो भी वीडियो देखता है, ऐसा थोड़ी होता। लेकिन उन्होंने एक तो मेरे को लगा कि वो सिर्फ एक्टर हैं, कि एक्टिंग करते हैं छोटे मोटे रोल वगैरह। वो एक तो मिले, उन्होंने वीडियो बताया कि देख रहे हैं। उनका मैंने मैसेज चेक किया, 2 साल पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज किया हुआ था। और वो प्रोड्यूसर है, मतलब उन्होंने लाइन प्रोड्यूसर या फिर जो भी प्रोडक्शन वाला काम किया बहुत सारी फिल्मों का पिछले 10-15 साल से। और गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी वो प्रोड्यूसर थे। अच्छा। उस दिन वो एक्टर नहीं आया, तो वो उन्होंने अनुराग कश्यप ने बोला कि तो गोपाल सिंह का रोल मतलब एक एक्सीडेंटल रोल है? बिल्कुल एक्सीडेंटल है। अब उनका देखो कपड़े एकदम कितने टाइट हो रहे हैं, इधर से पेट निकल रही है वो। वो तो और अच्छा लगता है उसके अंदर। अच्छा लगता है, लेकिन वो उनकी फिटिंग नहीं थी, किसी और एक्टर की फिटिंग थी। क्या रोल है यार। मतलब मेरे ख्याल, हम दोस्त लोग बात करते हैं ना, तो जो मेन रोल निकल के आते हैं गोपाल सिंह, शमशाद आलम, और फिर बात ही सबसे नंबर 1 गोपाल सिंह लगता है। हाँ, बहुत सही। तो उनसे अब क्या है, अपने बिल्कुल अपने लेवल के बकचोद हैं। ह्यूमर बहुत अच्छा है उनका, और बहुत अच्छे शोज देखते हैं। मतलब इंटरनेशनल सिनेमा उन्होंने इतना देख रखा है, मेरे को इतनी चीज़ें उन्होंने रिकमेंड की। और फिर लॉन्डो वाली बकचोदी है 40 से ऊपर के, लेकिन उम्र उनकी भाई 20s में। तो दोस्त है हम लोग, चिल करते हैं, साथ बैठ के हैंग आउट करते हैं। हाँ, अभी वहीं जाऊँ, उन्हीं के पास जाऊँ। भाई बढ़िया सीन है। नहीं तो पर यार एक बात बताओ, जैसे तुम जब पल बढ़ रहे थे, ये छपरा के साइड में जो ये तुम्हारा गांव था, तो पिक्चरों में ये रुचि वगैरह कैसे आई? क्योंकि तो अगर तुम स्टेट टॉपर थे तो तुम पढ़ाकू बच्चे हो गए, तो तुम पिक्चर, और वहाँ पे तो अगर सुविधा नहीं थी, तुम बता रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लग गए थे, नहीं लेकिन नहीं आए थे, तो पिक्चर देखना या इन सब में रुझान कहाँ से आया? मेरे ख्याल से ये राइटिंग वाले से आया, कि पहले मैं राइटर बनना चाहता था। पहले मैं फुल टाइम मतलब हिंदी का राइटर? हाँ, मैं उपन्यास लिखना चाहता था, मैं प्रेमचंद बनना चाहता था मन में। हाँ। अब 5वीं 6वीं पढ़ रहे जाए, और जो भी किताबें होती थी ना बचपन में, कि सबके नए किताबें मिलती थी घर में, जो भी संयुक्त परिवार रहता था, कोई 8वीं में, कोई 10वीं में, तो सबकी हिंदी की किताब लेके एक दिन में सब खत्म कर दी। हाँ, मैं कर सब प्रसंग व्याख्या पीछे वाले सवाल पढ़ लिया। मैं 5वीं में होकर 10वीं वालों के पढ़ रहा हूँ, कि गाइड, वो उनका टेक्स्ट बुक तो पढ़ लिया, गाइड पढ़ रहे हो? अब गाइड पढ़ रहा हूँ उनका। तो कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत थी। तो क्रिएटिव शायद वहाँ से आया होगा। सिनेमा में पता चला कि ये तो भाई लिटरेचर से भी ऊपर है। गांड फुट के देख के कि ये क्या है। मैं जो पहली फिल्म देख सकता था, जो नहीं देखा गांव में, वो था निरहुआ रिक्शा वाला। तो हमारे भोजपुरी फिल्म है। अच्छा। तो हमारे गांव में जो फिल्में लगती थी, पहले मैं बता रहा हूँ कैसे लगती थी।
सिनेमा नहीं है, छठ के दिन टीवी लाया जाएगा दूसरे बाजार से, 15 रुपये में एक दिन के भाड़े पे आएगा, रेंट पे आएगा। हाँ, बैटरी 10 रुपये का भाड़ा पे, और फिर बैटरी पावर टीवी। हाँ, लाइट नहीं नहीं है, लाइट नहीं है तो झूठ नहीं है मेरी बात, देख रहा लॉजिक आ रहा है हर जगह। तो फिर वो एक दिन में रात भर चलेगा, 4-5 सीडीज कौन सी चलेगी, सारी भोजपुरी रहेंगी या फिर मिथुन की। मिथुन सुपरस्टार है, जैसे रशिया में स्टार है वैसे बिहार में। तो वैसे ही देखते थे तो देखते रह जाते थे भाई। तो ऐसा लगता था कि ये तो ऊपर की चीज़ है, इसमें राइटिंग भी है, इसमें म्यूज़िक भी है, एक्टिंग भी है, परफॉर्मेंस भी है, तो बहुत सही चीज़ है। तो कई बार मल्टीमीडिया फ़ोन आने लगे थे ना, GSM वाले फ़ोन जो आते थे। हाँ, जो 2 मेगापिक्सल से रिकॉर्ड कर सकते थे निगाह। हाँ, मतलब तो कोई दूर दूर के भैया भैया आते थे, तो मन करता था ना कि 2 मिनट की फिल्म बनाऊँ। हाँ, जिसमें मेरा चचेरा भाई मेरे छोटे भाई से लड़ रहा है और वो फाइटिंग वाइटिंग करके, तो मैं वो पॉज कर करके फिल्म बनाऊँ। तो कोशिश भी करता था मैं। तो मेरे को ये सारी आइडियाज़ होता था, मैं स्टोरीज लिखता था उस समय। हाँ, तो मैंने 9th में अपनी पहली स्टोरी लिखी थी, वो 2 कश्मीरी बच्चों पे थी, पता नहीं कहाँ से लिखी, मेरे को लिटरली याद नहीं कि मेरे को कश्मीर में कैसे चला गया मैं लिख के, क्योंकि पता नहीं कब क्या पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, तो कैसे लिखी। तो माइंड में अब घुसने लगा मेरे सिनेमा, क्या मैं सिनेमा की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। 10th में मैं लिटरली पढ़ के पागल हो गया। मैंने बस 9th में ये देखा था, जब मैं 9th से 10th में जा रहा था, रेडियो पे आया, रेडियो सुनते थे। हाँ, टीवी नहीं, रेडियो पे आया कि कैमूर ज़िले का ये बंदा 440 नंबर लेके आया, 88%, 500 में 440 नंबर 5 सब्जेक्ट्स में ना। हाँ, 88% बना। हाँ, 88% पे स्टेट टॉपर था बिहार में। तो मैंने कहा कि भाई इसका कितना नाम हुआ है, मेरे को भी करना है ये। हाँ, मेरे को ये सपना होता था कि मैं सारे अखबारों में रहूँगा और फिर हर जगह मेरा नाम होगा, ये क्रेज़ हो गया मेरे को। और वहाँ पे कहानियाँ भी बिहार में ऐसी सुनाई जाती है, राजेंद्र प्रसाद की, ये खैनी खाते थे एग्ज़ाम। पहले जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो स्टेट टॉपर थे। अच्छा। तो वो खैनी खाते थे और एग्ज़ाम देते थे, और खैनी खा के एग्ज़ाम दिया उन्होंने। तो बिहार में खैनी खाने की प्रथा है। हाँ, तो एक तो खैनी का प्रचलन बढ़ जाता है इससे। कह रहा है यार राष्ट्रपति खाता था, ला दे। हाँ। और दूसरा कि भाई स्टेट टॉपर थे, कि उनके इन्विजिलेटर ने लिखा था कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर। अब पता ही कितना सच है, लेकिन ये बिहार बोर्ड के हर बच्चे को पता है ना। तो ये हमारे कहानियाँ थी, है ना। तो वो करने पे वो था, मेरे 441 नंबर आए। हाँ। तो सारा कुछ हो गया, पापा ने गया, सारे जो भी अखबार खरीदे सब में नाम था। हाँ। लेकिन मज़ा नहीं आया जो चाहिए था वो नहीं मिला। हाँ। किक नहीं आई। तो अब क्या, पटना में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अब पढ़ने का मन नहीं है। अब मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैं किसी को, हजार बच्चे पढ़ते थे ट्यूशन में, किसी को नहीं बताया कि मैं ही स्टेट टॉपर हूँ, है ना। मौन रहे, मतलब भाई मैं क्यों पता, क्यों नहीं बताता। हाँ, क्यों नहीं बताता, क्योंकि मैं कुछ आता ही नहीं है। वो पूछ लेगा भाई जो तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम चीट करके आए हो क्या। हाँ, मैं यही बोलने वाला था। हाँ, चीट करके करा था। नहीं, चीट करके कहाँ से करेगा। अच्छा, रट्टा मार के कर लिया। मतलब रट्टा भी नहीं मारे भाई, जो मैंने तो नोट्स बनाए हैं। मतलब लिटरली मैं नोट्स बना के, इतने शानदार नोट्स बनाए थे ना हर चीज़ के। हाँ। और मेरा मैथमेटिक्स में 100 नंबर लाने का पूरा प्लान था। हाँ। वो नहीं आए, वो पता नहीं कि मैं सारे बना के आया था, मतलब करके आया था। तो बनाना बोलते हैं हमारी तरफ। अच्छा, ठीक है, क्योंकि बाकी जगह ऐसा लगता है कि बना के आया था मतलब फर्रे लेके आया था। नहीं, बना के आया था मतलब। अच्छा, ये कई बार अगर मैंने बना के बोला, इसका मतलब कि सॉल्व करने को हमारे यहाँ बोलते हैं कि गणित बना हुआ। अच्छा, मतलब गणित के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो वो तो किया था। तो मैंने नहीं बताया था क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं था उस समय। मैं सिर्फ अखबार पढ़ता था, मैगजीन्स पढ़ता था। हाँ। फिल्में देखने के चक्कर में रहता था। जितना मिल सकता है मीडिया बस कंज्यूम करना है। कंज्यूम करता था, और कोई मीडिया का सोर्स नहीं था, फ़ोन नहीं था। हाँ। रेडियो बहुत बाद में ख़रीदा, है ना। रेडियो भी ऐसा था कि सैलून गली से गुजरता था तो वहाँ पे गाना चलता था, तो 5 मिनट रुक जाता था कि ये गाना पूरा सुन के जाऊँगा। तो ऐसे किया। अब पूरा झुकाव हो गया था। मैं घर पे बता नहीं रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, बिल्कुल। दोस्ती यारी में भी नहीं यार कि बहन मैं ये करना चाहूँगा एक दिन। किसी को तो कन्फाइड कराऊंगा, किसी को बोलता मजाक उड़ा देंगे 2-4 बार। सभी लोग, किसी ने सपना ही नहीं देखा वहाँ पे। नहीं, किसी ने सपना ही नहीं देखा ना वहाँ पे। तो भाई सिर्फ पढ़ाई है जो तुम्हें निकाल सकती है गरीबी से। हाँ। और कोई चीज़ नहीं।
तो वहाँ पे तो सबसे बेस्ट वही था। तो मैं नहीं भी पढ़ा तो YMCA तो पहुँच ही गया, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही गया। लेकिन पढ़ा होता तो IIT में होता। लेकिन सपना ये था कि IIT, मैं लास्ट में पढ़ने लगा जब बहुत लेट हो गया कि IIT बॉम्बे जाऊँगा, क्योंकि मुंबई जाना है। अब ये नहीं सपना देख सकते कि मुंबई चले जाता हूँ, रैंडमली नहीं जा सकते बस्ता लेके। पढ़ाई बॉम्बे, IIT बॉम्बे चले जाओ। फिर इंजीनियरिंग में आया तो मन किया कि अब मुंबई कैसे जाऊँ, तो फिर जॉब ले लूँगा मुंबई। अभी भी नहीं ऐसे कि डायरेक्ट चले जाऊँ, सीधे इंडस्ट्री में काम करूँगा। सपना मैं जो देख ही नहीं सकते कि डायरेक्ट इतनी फटती है कि डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि मैं जो सीधा मुंबई जा रहा हूँ ये काम करने के लिए। कर ही नहीं सकते, कहाँ से आएंगे पैसे, कौन देगा, कुछ नहीं। तो वो इसलिए लेट हुआ ना। लेकिन एक टाइम पे 24 साल का मैं था, अगस्त में ऐसा हो गया कि मेरे को, अभी तो मेरे को 3-3.5 साल ही हुए हैं मुंबई। तो मैं ऐसा हो गया कि भाई सब, मेरी उम्र 24 साल होने को है और मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया अभी। हालांकि स्टार्ट कहने का मतलब मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी, मैंने 1-2 एड्स भी डायरेक्ट कर लिए थे, मैं बहुत सारी चीज़ें की थी। मैं उसको मानता नहीं था क्योंकि मैं नौकरी से के साइड में जो चीज़ें कर सकता था कॉलेज वॉलेज में, ये सारी चीज़ें की थी थोड़ा बहुत फटाफट कर लिए जैसे। लेकिन मैं लोगों से सोचता था कि मेरी तरह कौन है, मतलब किसके पापा इतने सख्त हैं और नहीं जाने दे रहे, या फिर तुम नहीं जा सकते कहीं। कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिलता था। मेरे को अपना एग्जाम्पल खुद ही बनना पड़ा। और मैं इंटरव्यूज़ भी इसलिए देता हूँ ताकि उन लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ जो कि सोच रहे हैं कि भाई कैसे बाहर निकलेंगे, मेरी तरह कोई बंदा है क्या। तो है भाई तुम्हारी तरह एक बंदा। मैं निकला हूँ बिल्कुल बहुत गंदे सिचुएशन से निकला हूँ, मतलब दूर दूर तक कोई साथी नहीं या फिर कोई एक बंदा सपोर्ट करने वाला नहीं। मतलब इतना गंदा डिप्रेशन कि रात में सोया नहीं जाता था। एक टाइम पे मैं फुली डिप्रेशन में था और ये बात मेरे भाई को रियलाइज़ हो गई क्योंकि मैं बड़े भाई के साथ रहता था। अरे क्या करें, वो भी नहीं चाहता कि मैं बर्बाद हो जाऊँ ना। तो फिर मैं किसी बहाने से भाग के आया। वो भागने कहेंगे मुंबई, क्योंकि बताया नहीं भाई को कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। और फिर मैं वहाँ पे रहा नवी मुंबई में, जो बताया ना कि मेरे को पता ही नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। एक दोस्त के दोस्त ने बोला था कि चलो 1 हफ्ते के लिए रख लूँगा इसको। तो अब 1 हफ्ते में तो कुछ मिला ही नहीं यार। वो भी 3 घंटे लगते थे मुंबई आने में। पैसे कितने थे? पैसे यार 50,000 तो कर्ज था मेरे और 5,000 कॉलेज का कर्ज इसलिए था कि 5 महीने पहले मेरी जॉब चली गई थी। क्योंकि मैंने छोड़ दी थी एक दूसरी डायरेक्शन वाली जॉब करने के लिए, जो कि कंपनी बंद हो गई। तो मैं 5 महीने का कर्ज था, है ना। भाई को नहीं पता था। फ़ोन आ गया मेरे आईफोन पे, सॉरी। कोई बात नहीं। हाँ। तो 1 मिनट काट देता हूँ अपने एप्पल वॉच से। हाँ। तो यार मैं 5,000 कैश था मेरे पे, लेकिन वो कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि भाई आने जाने में ही लग जाते। नवी मुंबई में उल्वे था, 3 घंटे लगते थे अंधेरिया बैंड्रा आने में। हाँ। और 1 हफ्ते में कुछ हुआ नहीं। और मेरा ये है कि अब तो ये निकाल देगा और रहूँगा कहाँ पे। और भाई को बोलूँगा कि पैसे, तो भाई दे सकता था मेरे को पैसे। मतलब पर उस पर फिर जोर आ जाएगा। नहीं, उसको पापा का तो पूरा ये है कि इसको वापस लाओ। ये पैसे तो कोई दे नहीं सकता, टिकट के पैसे जरूर मिल सकते हैं कि वापसी आने के। तो करूँगा क्या। तो भाई उससे अच्छी दोस्ती हो गई, अमन कौशिक उसका नाम है। तो उसने बोला कि मैं एक दिन मरीन ड्राइव उसने मेरे को दिखाया। मैं जाने वाला था कि मैं कल चला जाऊँगा। मैं मरीन ड्राइव देखा, इतनी चकाचौंध, और ये जो फिल्मों में देखा है। हाँ। यहीं तो आना था मेरे को रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। उसने फ़ोटो खींची थी। उसने बोला दोस्त मत जा, रह, तेरे को क्या दिक्कत है, खाने का पैसा मत दियो, रेंट का भी पैसा क्यों लेना है, हम तो पहले ही रहते थे। और एक बिस्तर, एक गद्दा था उसने दे रखा था। और जितने दिन, जब तक तेरी कुछ काम नहीं होता तब तक तू रह हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। उसने मेरी मदद की। 50 दिन रखा उसने मेरे को, जो बहुत बड़ी बात है यार। 50 दिन रखना। अभी भी दोस्त होगा फिर वो भाई? वो मेरा जिगरी दोस्त है, मैं भूल नहीं सकता उसने जो मेरे साथ किया है, जो मेरे लिए किया है, कभी नहीं भूलूंगा लाइफ में। क्योंकि जब कहीं से सपोर्ट नहीं था वहाँ से था, उसने किया। बाद में मेरे ऑफकोर्स मेरा भाई सपोर्ट सिस्टम है, उसने मेरी मदद की। क्योंकि भाई कोई भी अपने भाई को मरते हुआ थोड़ी देखेगा भाई। बिल्कुल। तुम पतले दुबले हो गए होगे उस टाइम पे, ये इतना तनाव चल रहा होगा। तो अरे मैं क्या बताऊँ, जो भी मैं कहानी बताऊँगा वो तो लोग बता चुके हैं ना।
ये सही में बड़ा पाव तो हमने न्यू एज स्ट्रगल। हाँ हाँ, सही में बड़ा पाव खाया है। तो अब ये अब मैं बोलूँ यार तुमने पहले क्यों बता दिया, मैंने किया ये तो। हाँ, पर भाई स्ट्रगल और ऐसा अब तुम कुछ कर नहीं सकते ना, तुम फैब्रिकेट नहीं कर सकते कोई नया स्ट्रगल बनाओ कि मैं क्या कहते हैं मरीन ड्राइव के पत्थरों पे सोता था, अब जो है सो है। हाँ मतलब ये भी एक स्ट्रगल है, मतलब ठीक है, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि अगर तुम हार नहीं मानोगे ना, जिद पे अड़ जाओगे, होना ही होना है, क्योंकि मुझे पता था कि होगा, कि इससे ज़्यादा तो एक्सट्रीम कुछ नहीं हो सकता। ये तो उससे भी बुरा था ना कि घर से निकल गए, अब चुद्दी भी लग गई है, कुछ चल नहीं रहा है, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पर घर दूसरा फिर ये भी तो चीज़ होगी ना कि यार मैं जो घर नहीं जा सकता, अब तो आ गया हूँ मैं, सारे ब्रिजेस बर्न कर दिए, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक्चुअली मैंने ये पोएम भी लिखी थी इंस्टाग्राम पे कि मैंने सारे नाव जला दिए हैं, कि मैंने नदी पार कर लिया, सारे नाव जला दिए, मैं घर नहीं लौट सकता। उसी टाइम की बात है। हाँ, तो वो मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने सही में नाव जला दिया था, तो कोई उपाय नहीं था मेरे पास, तो कुछ ना कुछ तो करना ही था, और हो जाती हैं चीज़ें यार। मतलब अब तो ख़ास तौर पे इंडस्ट्री में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, OTTs हो, ये सारी की वजह रोज़गार ज़्यादा है, जो करना चाहे कर सकते। उन 50 दिन के बाद क्या हुआ? उन 50 दिन के अंदर ऐसा कैसा हो गया कि कुछ चल गया उनका? उन 50 दिन के अंदर कुछ पैसे आ गए, कुछ चीज़ फिगर आउट हो गई? 50वें दिन मैंने एक जॉब ले ली भाई। मैं रोज़ उठ के 3 घंटे का सफ़र करके जाता था हर प्रोडक्शन हाउस के पास, धक्के खाता था, बैठता था। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? बड़ा सा उनका वो जो वेयर हाउस टाइप का सा होता है प्रोडक्शन हाउस का, वहाँ बाहर खड़े होकर कि मेरे को एंट्री दे दो या मेरी फोटो ले लो, क्या क्या? कि मैं राइटर हूँ, मैं AD हूँ, मैंने ये शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, तो कहीं AD लगा दो, हर किसी बंदे से मिलाऊंगा, हर गार्ड से बाहर आऊँगा। और एक जगह मैंने अप्लाई किया, उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया, और वो था फिल्टर कॉपी जो कंपनी है ना, उसका सिस्टर कंपनी था लोको, जो गेमिंग ऐप है। हाँ, उसमें क्वेश्चन बनाने का मेरे को जॉब मिल गया, जो क्वेश्चन बनाने वाला। तो 3 राउंड में जब वो इंटरव्यू क्रैक हो गया, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो फिल्टर कॉपी का जो बंदा है वो जानता है मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, लेकिन उसे इतना भरोसा है कि एक बंदा क्रिएटिव क्वेश्चन बना देगा। उसने मेरे को जॉब दी। तो उससे क्या हुआ कि मैं सरवाइव कर सकता था। मतलब अब मैं रोज़ 3 घंटे तो नहीं आ सकता जॉब के लिए, तो मैं वर्सोवा में एक PG में कहीं या फिर कहीं रहने लगा। तो फिर अब वहाँ पे बहुत टॉक्सिक हो गया, मेरी मैनेजर बहुत गाली देती थी और खून का घूंट पी के रहना पड़ता था। और वहाँ पे उस दौरान जो 50 दिनों में था ना, मैं ऐसी स्ट्रगल करके आ रहा था, और मैंने देखा TVF ने डाला रिक्वायरमेंट कुछ कि राइटर्स चाहिए, मैंने भेज दिया था बड़ा सा ईमेल। उस समय आया कि आपका हमें अच्छा लगा काम, एक स्क्रिप्ट लिखो। उन्होंने एक टास्क दिया, मैंने 1 हफ्ते लगा के स्क्रिप्ट लिखी थी, वही उन्हीं 50 दिनों में लिखी थी वो। तो अब इस जॉब में उधर से ईमेल आया कि इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो अब 2 महीने में, मैं जॉब के 2 ही महीने हुए हैं कि मैं निकल के अब TVF में हूँ। और फिर TVF में अलग सीन है कि अब नाम कैसे बनाएं, काम कैसे करें, सीखे कैसे, तो वो सारी चलिए। फक भाई, तो ये इसी टाइम की बात है कि जब वो ईमानदार शर्मा वाला स्किट अनलॉक हुआ था। हाँ, ये तुम्हारी बैक स्टोरी किसी को पता थी कि ये इस सर्कमस्टांस से आ रहा है? और जब तुम कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर के सामने बैठे, क्या उन्हें बिल्कुल भी आभास था कि भाई ये इस तरह से आ रहा है, ये बना बनाया, मतलब ठीक है इसका सिस्टम? नहीं भाई, उन्हें तो कैसे ही पता होगा कि भाई मैंने क्या क्या चक्कर काटे हैं। लाइफ तो देख भाई ऐसी ही है, सबके साथ कुछ ऐसी स्टोरीज है। नहीं, उस टाइम जब वो वाला इंटरव्यू रिलीज हुआ, उस टाइम तक चीज़ें ठीक हो गई थी, बेटर हो गई थी, या वो नहीं ऑफ कोर्स TVF में मैं था तो एक इतनी सैलरी तो मिल जाती थी कि मैं मुंबई में ढंग से रह सकूं, बस उतनी सैलरी होती थी वो। कि मतलब एक बार अगर घर जाना पड़े तो कर्जा हो जाएगा, तो वैसा होता था। लेकिन वही बात है, वो भी जो कपड़े मैंने पहने किसी दोस्त से मांग के पहने, तो वो जो वो शूट के अंदर है। तो TVF, अब उसकी कहानी अलग है। TVF ने भी वो कोई शो लॉन्च नहीं किया है, वो हमने जिद पे लॉन्च करवाया है। और मैं इंटरव्यू कोई भी देख रहा हूँ तो भी मैं लाइव बोल रहा हूँ ना, लड़के कि भाई हमें ये करना है। मतलब इंस्टाग्राम पे बनाते थे, हाँ, हमने भेज दिया सबको कि फिल्म का प्रमोशन कर देंगे, ईमानदार शर्मा बहुत चल रहा है। तो
देखा होगा इनके मैनेजर्स वगैरह ना अप्रूव हो गया, जो भी मीडिया देख रही थी ना इनका प्रमोशन। हाँ क्या इंस्टाग्राम पे तो वीडियो बनी सकती है ऐसी हाँ 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 कि ये भूमि है, ये है, इनकी फिल्म आ रही है, हाँ। मैंने 2-4 जोक्स बोल दिए, हाँ। तो उसके लिए वो डायरेक्ट कपिल शर्मा शो से आए। वो TVF के ऑफिस में, पहली बार TVF के ऑफिस में इतनी वैनिटीज और ये सब स्टार्स, इतने स्टाफ लेके आए थे वो। और हमें था कि भाई एक मेरा वो था कि भाई फ़ोन तो मेरा ख़राब है, मैं तो एक फ़ोन में कैसे बनाएंगे, इतना लोग कैसे आएंगे। तो हमने कैमरे मंगवाए 2-2 हज़ार वाले और हमने शूट किया कि इनको बैठा देंगे। बहुत बेसिक सेटअप, 2 लाइट्स, जो तेरे पास लाइट्स है इतनी लाइट्स, वो दिख भी जाएगा कि लाइट्स कम है। और उस कैमरे में हमने शूट किया, वो इंस्टाग्राम पे जानी थी। हाँ। फिर हमने दिखाया भाटू सर को, हमारे भाटू सर, उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में, क्योंकि उन्होंने देखा, वो हंसे। पहले तो कोई भी बोलेगा कि, फिर उन्होंने सोचा, हमने जिद किया कि सर प्लीज़ इसे यूट्यूब पे लॉन्च करते हैं ईमानदार। उन्होंने बोला कि कौन जानता है यूट्यूब पे ईमानदार शर्मा को, इंस्टाग्राम पे जानते हैं ना। मैं कहा सर ऑडियंस थोड़ा सी क्रॉस प्लेटफॉर्म वाला है। तो बोला नहीं कोई नहीं जानता, तुम पहले इसका इंट्रो बनाओ 1.5 मिनट का, ईमानदार शर्मा कौन है। तो वही ईमानदार इंटरव्यू करके एक शो हमने उसी में इंट्रो डाल के लॉन्च किया और फिर वो खूब चला। तो उसके बाद और भी बहुत आने लगे अपॉर्चुनिटीज़। जैसे जब इन लोगों का तुमने पहली बार बैठ के इंटरव्यू करा था इन लोगों का, और तुम वहाँ पे अपना फ्रेम लूज नहीं कर रहे हैं, अपने जोक्स मारे जा रहे हो, क्या वो टफ था उस टाइम पे बैठ के? बहुत टफ था कि वो इतने बड़े बड़े स्टार लोग बैठे हैं और तुम वहाँ बैठ के अपने जोक्स मारे जा रहे हो, इतनी कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैंने ना यूजली एक चीज़ नोटिस करी, मैं भी पॉडकास्ट होस्ट करता हूँ, यूजली चाहे वो पैरोडी वाला होस्ट हो, फनी होस्ट हो, कहीं ना कहीं वो 1 डिग्री अपने आप को स्टार से नीचे लेके चलता है और बिल्कुल ऐसे करके रहता है। बट वो एक जो कॉन्वर्सेशन में जो डायनामिक्स चल रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इक्वल हंसी मजाक वाले चल रहे हैं। इनफैक्ट उन लोगों को भी रीच अप करना पड़ रहा है कि यार अच्छा हम यहाँ फनी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मानने नहीं वाला है। और फनी रहेंगे भी तो फिर उसके बाद भी कुछ आ जाएगा, वहीं पे नहीं रुकेगा ना। हाँ। वो ऐसा वाला फॉर्मेट था, लेकिन अच्छे से लिया उन्होंने, पहली बात तो। और दूसरी बात कि इसकी भी कहानी है कि भाई मैंने 2-3 इंटरव्यू जो ईमानदार इंटरव्यूज़ है ना, वो मैंने एंजाइटी की दवाई खा के लिए हैं। तो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ लेकिन मैं शांत नहीं हूँ, मैं पैनिक में हूँ, मैंने एंजाइटी की दवाई खाई हुई है, एल्प्रेक्स। अब पता नहीं क्या था, क्योंकि मैं एक्चुअली शायद मेरे को एंजाइटी और डिप्रेशन में था मैं। और क्योंकि मैं ज़्यादा सोचता हूँ और मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते थे, घर से सपोर्ट नहीं था, तो इस वजह से मेरे को डिप्रेशन था या फिर एंजाइटी थी। और उस पूरे टाइम में ये काम भी करना है, और उस काम में ये भी कर रहा हूँ, मैं पॉपुलर हो रहा हूँ, लोग मेरे को जान रहे हैं, और रात को मेरे पापा को कॉल आता है और मेरे को वो डांटते हैं कभी, और मैं पूरी तरीके से नंब हो जाता हूँ कि क्या करूँ अब लाइफ में। हाँ। लोगों ने बोला कि तुम्हारी कहानी तो भाई बिल्कुल फिल्मी है, तुम्हारे पास बस तुम्हें बड़ा बनना है। तो ये था कि बहुत सारी वजह से मेरे को एंजाइटी हो रही थी। नीचे मैं सांस ले रहा था जब वो ऊपर फोटोशूट भी कर रहे थे, वो इंटरव्यू से पहले एक फ़ोटोशूट हो जाएगा, बड़े बड़े सांस ले रहा था, क्वेश्चन सोच रहा था, क्वेश्चन भी वहीं पे बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं वो क्वेश्चन, एक मिनट, वो कॉमेडिक टाइमिंग जो उसके अंदर चल रही है, जो जोक्स चल रहे हैं, वो लाइव एंटी एंजाइटी की पिल खाने के बाद बनाई है। हाँ, तो ये वो वाला सीन है, और वहीं पे वो भी सोच रहा हूँ कि और क्या क्या पूछ सकता हूँ और क्या हो रहा है। और पहले 30 सेकंड तू देखेगा ना, तो पहले 30 सेकंड मेरे को तो लगता है कि मैं अब एंजाइटी में हूँ, अभी एंजाइटी में हूँ। जब पहला जो क्रैक होता है ना, तब मैं फिर गॉड लेवल फ्लो में हूँ। 14 मिनट का वो इंटरव्यू था, उसमें से 9 मिनट ही आए हैं तुम्हें देखने के लिए, कुछ काटे गए हैं, और भी चीज़ें थी जो कि कटवाई गई हैं कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, तो वो था। बाकी सही था, वो फ्लो सही था और सबका सपोर्ट था। उन्होंने भी इंटरव्यू देखा था, उनके मैनेजर्स वगैरह ने, कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और उनके, तो उन्होंने वो जोक्स रहने दिया। हर कोई रहने नहीं देता कि भाई तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, इमेज परसेप्शन का थोड़ा पर्टिकुलर रहते हैं ना, जैसे। हाँ, तो भाई मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ, और ख़ासतौर पर अनन्या पांडे की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने बेइज्जती की, हाँ, और उसने सबसे स्पोर्टिंगली लिया। हाँ, बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है वो कि भाई वो, मेरे को सबसे बेस्ट लगा कि जो जोक बेस्ट तरीके से लेना। मैंने ट्विटर पे विल स्मिथ को अभी 100 गालियाँ दी हैं एक दिन में। सही में तुम मेरे को जाके देख लो,
मैं अपना ट्विटर फेक आईडी के तौर पे चलाता हूँ। मेरे फॉलोअर्स को लगता है कि ये पैरोडी है मेरे अकाउंट की। मैंने वहाँ पे ब्लू टिक भी नहीं लिया। ब्लू टिक भी नहीं लिया? हाँ, तो आराम से मिल सकता है ट्विटर पे ना ब्लू टिक में। तो इतने हमारे आर्टिकल्स हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक है, ट्विटर पे तो मैं 2000 फॉलोअर्स वाले के 2 आर्टिकल्स पे मिल जाते हैं। बहुत आसान है ट्विटर पे लेना। हाँ, तो वहाँ पे अप्लाई नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पे लगे कि मैं इतनी गाली देता हूँ तो मैं नहीं हूँ। मैं किसी दिन भी बोल दूँ कि ये मैं नहीं हूँ। अब पता लग जाएगा। लेकिन मैं यूज़र नेम बोल ही नहीं रहा। कौन सा यूज़र नेम? कई सारे हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो होगा मैं किसी अकाउंट से गाली दे रहा हूँ तो मैं बहुत दिया कि बहन चो जोक नहीं ले पा रहे तुम। एक बहुत बुरा सीन हुआ है वो तो। बहुत तुम वायलेंस तुम्हारा जस्टिफाइड है लेकिन जोक जस्टिफाइड नहीं। वाह भाई। उसका एक्चुअली ना क्या है यार, उसकी ना एलोपेशिया बीमारी है। अरे यार एलोपेशिया की बात नहीं, बात ये कि जेडा ने ना उसकी लेके रख रखी है बहुत बुरी वाली। उसने एक फेसबुक पे शो लॉन्च करा है, पता है जेडा ने, जिसके अंदर उसको बैठाती है सामने और वो ये लाइव बोल रही है कि सुन तेरे को पता मैंने चीट क्यों करा है। और वो कैमरा पे है और वो गया है फेसबुक पे और वो वीकली शो है और विल स्मिथ को उसके थ्रू बैठना पड़ रहा है। बहन जो वो उसको बहुत गोटे बीच रखे हैं उसके। तो उसको मारना। तू एक अब वो तो सही है। मैंने बोला भी मैं तो ऑफेंसिव जोक्स बहुत करता हूँ। हाँ मेरे को मालूम है कि भाई ब्लैक्स को इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए थी। कि बहन जो सारे वाइट्स बैठ के तमाशा दे रहे हैं, 2 ब्लैक्स लड़ रहे हैं। हाँ, इसलिए इनको आज़ादी दी थी। हाँ। तो ये तो गंदा सीन है भाई। नहीं ठीक बात है भाई। और मतलब बात ये है कि शायद ये बात अलग होती है अगर एक काला और गोरा होता, 2 काले हैं तो चलो ठीक है कर लेते हैं। पर विल स्मिथ ने अपनी इज्जत खराब करा ली इसके बाद। और क्रिस रॉक की बढ़ गई। क्रिस रॉक अब जो उसका स्टेटस प्रिजर्व होगा ना कि भाई तूने थप्पड़ खा के भी बेंच शो चलाता रहा, तू थप्पड़ खा के शो चलाया, कुछ एग्रेशन में नहीं आया, एक गंदी बात नहीं बोली, एक गंदी बात नहीं बोली। LAPD उसके पास आया, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, मना कर दिया चार्जेस लगाने से। चार्जेस नहीं लगाऊंगा। हाँ। एक स्टेटमेंट नहीं दिया उसके खिलाफ। हाँ। उस विल स्मिथ ने, मैं तो गाली नहीं दूंगा, हाँ। उसने जाके वहाँ पे बेंच रो दिया। हाँ। तो मेरे देख के तो लग रहा है कि हाँ भाई बेस्ट एक्टर तो तू है। हाँ, दिख गया। नहीं भाई मेरे को तो लगता है कि उसको उन्होंने और उसने क्या बोला कि अभी मेरे को बोला गया है कि एविल तुम्हारे हाई टाइम पे आता है। बेंच तो उसको एविल भी बोल रहा है, तूने डायरेक्टली एक बार उसको सॉरी नहीं बोला। नहीं बोला, अभी भी नहीं बोला। उसमें एकेडमी को सॉरी बोला, फेलो नॉमिनीज को बोला, उसको नहीं बोला। और आई नीड टू प्रोटेक्ट ये जो मिसोजिनी है ना, सेक्सिज्म, कि तुम्हें लड़कियों को प्रोटेक्ट करना है, बहुत सारे वाले तू है कौन तू प्रोटेक्ट करने वाला? वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्या? तुम किस बात पे राइट्स की बात कर रहे हो, वायलेंस की बात कर रहे हो? तुम सदगुरु के साथ बकचोदी करते हो। कि भाई स्पिरिचुअलिटी एक जोक नहीं ले पा रहे तुम। भाई मैं ये लिखा कि भाई उसको हैंग टिल द डेथ, कि भाई डिपार्टमेंट में ले जाओ। ये क्या हो रहा है इतने इंटरनेशनल लेवल पे? तुम इसका नतीजा समझ रहा है कि तुम जोक कॉमेडी नहीं कर पाओगे अगर ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया। अगर वो बच के निकल रहा है इसके बाद भी, अगर उसको एकेडमी बैन नहीं कर रही है, तो बहुत बड़ा मैसेज है। इफ़ यू आर फेमस इन अमेरिका, यू आर फेमस इन द वर्ल्ड। ये बात समझ लो, पूरे वर्ल्ड में मैसेज है कि तुम कॉमेडियंस के साथ ऐसे व्यवहार करोगे, जो भी कुछ भी ऑफेंसिव बोलेगा या फिर, तो भाई हम कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर को थोड़ी मार दे रहे हैं। हाँ भाई हर किसी को है हक, हर कोई अपना फाइल बनाए। हाँ, सबको देखने का हक है भाई। छपरा फाइल्स भी बना सकते हो बिल्कुल भाई। नहीं भैंसों पर ये बात है कि उसने अपनी धज्जियाँ बना दी रेपुटेशन की। उसका ठीक नाम था, ठीक काम कर रहा था, वो उससे हैंडल नहीं हो पाया। और अब वो पता नहीं, अब इसके बाद वो उसकी रेपुटेशन रिकवर नहीं कर पाएगी। अब मेरे को लगता है वो फिलैंथ्रोपी वगैरह में जाएगा, इन टाइप की चीज़ें करेगा। यार मुझे तो अभी तक कोई सेटबैक उसको जाते हुए नहीं दिखा, इसलिए मैं ज़्यादा गुस्सा था कि भाई सारे फैंस उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई ऐसा हस्बैंड चाहिए कि जो अपनी वाइफ के लिए ऑस्कर पे जाके मार दे। अरे ताकि वाइफ जाके फिर चीट करे एक रैपर के साथ में। तो कुछ भी थोड़ी स्टैंडर्ड सेट करोगे तुम। उसके ना बहुत टंटे हैं आपस के उसके। मैं पता नहीं मैं कैसे इस बात को, उसकी बीवी ने और उसने एक ओपन मैरिज कर रखी है। ओह हाँ, और इस बात के एलिगेशंस 2005-06 से इन पे लगते हैं। फिर हर 2-3 ये फिर बोल देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब इन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया है। प्रॉब्लम भाई ये होती है ओपन मैरिज के अंदर कि जेलसी की फैक्टर आ जाती है। ये करता होगा मेरे ख्याल से चीट, मेरे को पता नहीं है, पर जेडा और चंट है वो करती है, इसको सुनने में आ जाता है, इसकी जल जाती है। तो भाई क्यों करिए आपने ओपन मैरिज? फिर ये सच्चाई है। इनके बच्चे भी ये बात जानते हैं, इनकी ओपन मैरिज है। दिक्कत तो तभी है
ऐसा थोड़ी कि इनका लव फॉर एवर टाइप का सिस्टम है। जब इन्होंने सेपरेशन करी थी तभी उसका सिस्टम हुआ था। पर ये क्या है मतलब भाई, अभी एक तरह से ऑस्कर्स वाले भी खुश हैं, उनको टीआरपी मिल गई, उनको तो काम ही नहीं चल रहा था। नहीं यार, ये मैसेज तो फिर भी ऑस्कर्स को ये नहीं भेजना चाहिए। और मेरे को बोला कि मेरी वाइफ की मेडिकल कंडीशन, क्या मेडिकल कंडीशन है? मैं मौत पे जोक्स लेता हूँ, कैंसर पे ले सकता हूँ। तो कर्ब योर एंथुसियाज्म मेरा फेवरेट शो, एक बार शो देख लैरी डेविड वाला ना। हाँ हाँ। तो बहन जो तुम एलोपेशिया पे जोक नहीं ले पाए। एलोपेशिया पे तो मेरी वाइफ खुद बोल के गई है कि मैं अब इसको जोक के तौर पे लेती हूँ इस बीमारी को। उस भाई वो गंजेपन की बीमारी है, लिटरली गंजेपन की बीमारी है, और कुछ नहीं है वो। तुम एक गंजेपन की बीमारी पे जोक नहीं ले पाए, तुम बहन जो कैंसर और इन सब मौत पे क्या लोगे जोक? एक टाइम पे वो कॉमेडियन ही था पहले, जब उसने स्टार्ट करा था ना ये सारा टॉपिक। तो उसे कोई हक नहीं है एक कॉमेडी फिल्म करने का। उसके बहन जो पोस्टर्स जलाने चाहिए कॉमेडी फिल्म में, उसके बहन जो सिनेमा में आग लगा देना चाहिए। भाई मैं तो बहुत गुस्सा हूँ, सॉरी यार। कोई बात नहीं, सॉरी की बात है इसमें। नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए एग्रेशन वाली, लेकिन वायलेंस कभी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन विल स्मिथ को थोड़ा सा सजा मिलनी चाहिए भाई। मैं पिटते हुए देखना चाहता हूँ। एक आध बार कोई कहीं कॉम्पटन में जा रहा है, कोई उसमें चट्टू मार देती है, तुम क्या करा है? अरे नहीं, मैं आज केवी भी आया तो मैं कह रहा था, मैं बहन जब ये ख़त्म हुआ ना ये एपिसोड, फिर वो यूट्यूब तो वाले तो बड़े हरामी होते हैं, पोस्ट कट आया हुआ है उसके अंदर कि जो नहीं दिखाया था उसके अंदर, उसमें डेंजल वॉशिंगटन उसको समझा रहा है, अरे यार तू अच्छा आदमी, कहाँ चक्कर में पड़ रहा है यार, तूने बहन जो खामा का हमारा भाई मार दिया क्रिस रॉक, ऐसे को उसको जैसे समझाते हैं जैसे बड़े भाई टाइप के करते हैं। न्यूज़ पता क्या बनी है कि पीपल कंसोलिंग विल स्मिथ। हाँ अच्छा बहन चो, इसने थप्पड़ मारा, उस बंदे की पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती कर दी, इसको ज़रूरत है कंसोलिंग की। अच्छा भाई, बहुत। उसके पीआर वाली ने दिखाया फोटो में कि पीआर वाली ने बोला है, बात की कि भाई अब तुम्हें ये बातें करनी पड़ेंगी। तो जाके उसने ये सारी बकचोदी पे ली है। उसको अवार्ड कैसे मिला भाई? अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि फिक्स नहीं है ना, वो तो लिफाफे में नाम लिखा ही हुआ है ना। हाँ। कि नहीं तो हमारे यहाँ तो ऐसे बकचोदी कर देगा तो फिर हटा भी देंगे क्या, 4 बरसड़ी इसको दे देते हैं। हाँ। ये काफ़ी अजीब चीज़ हुई। और आई थिंक ये अब जितने भी लोग कॉमेडियन है देश दुनिया भर में बोलेंगे, बहन चो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम जोक मारे हम पिट जाते हैं, जोक मारे जेल चले जाते हैं, जोक मारते बहन चो निकाल देते हैं हमें। मैं तो गान मार लूँगा अगर मेरे को कोई ऑफेंस पे ऑफेंस लेगा तो। मैं साफ ट्विटर पे भी ये घोषणा की कि मेरे को मत टच करने आ जाना, क्योंकि भाई मेरे को आज़ादी है बोलने की, और तुम अगर उसको कॉमेडी शो के तौर पे ले रहे हो, आए हो देखने, तो उसको फिर तैयार रहो। तुमने करे कभी कोई कॉमेडी शोज वगैरह, स्टैंड अप वगैरह तुमने करा है? तुमने नहीं करा ना स्टैंड अप? नहीं, स्टैंड अप मेरे लिए स्टैंड अप वैसा है कि मैं लोग करते हैं, मैं मजाक के तौर पे स्टैंड अप नहीं कर सकता। मैं जिस दिन स्टैंड अप करूँगा तो फिर वही इसीलिए करूँगा क्योंकि मेरे को बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन बनना होगा तो करूँगा। मेरे को स्टैंड अप का बहुत शौक है, मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ कॉलेज में किया है स्टेज शो, जो वो होस्ट करते हैं, 1-2 बार ओपन MC एंकर वगैरह बनते हैं जो। मैं YMCA का एंकरिंग करता था फेस्ट की। हाँ, तो मेरे को बहुत क्रेजी लगता है वो। फरीदाबाद की कोई अच्छी कहानियाँ, कोई मेमोरीज याद है या फिर एकदम बिल्कुल ही बवासीर थे वहाँ पे? मतलब भाई दारू तो नहीं, गांजा पीते नहीं थे। हाँ, है ना। मेमोरीज वही है, कॉलेज की मेमोरीज, कॉलेज में रहते तो कॉलेज की मेमोरीज होती हैं। मथुरा रोड की कोई मेमोरी? मथुरा रोड वही बल्लमगढ़ होता था। वही बल्लभगढ़ नहीं होता था, बल्लमगढ़। हाँ, तो वो दोस्त बहुत फनी लगते थे, उनकी भाषा बल्लमगढ़िया बहुत सही लगती थी। तो उधर बल्लमगढ़ तो जाना नहीं होता था, ट्रेन से आते जाते थे कई बार अगर दिल्ली विल्ली जाना हो तो। बाकी मेमोरीज यही है कि उस समय तो धूल धक्कड़ था क्योंकि मेट्रो बन रही थी। फिर बाद में मेट्रो आ गई, 2012 से 16 की बात है ना ये। मेमोरीज ये है, मैं बता रहा हूँ कि कभी खाने का मन करता था तो शादियों में ब्रेक इन करते थे। हाँ, कि अच्छे कपड़े पहन के। उस पूरे मथुरा रोड वाले बेल्ट पे बैंकेट हॉल बने हुए हैं ना। हाँ, तो मिलन उलन जो आसपास जो है ना, सेक्टर 11 वाला। हाँ, उसमें हम जाते थे कपड़े पे पहन के कि भाई शादी में, सही में होता था ना कि बर्थडे पार्टी को शादी समझ के चले गए। हाँ। और मेमोरीज ये हैं कि हर रेस्टोरेंट में जाना, रेट कार्ड चेक करना, बच्चों किसी के पास मिला के इतने पैसे नहीं है। क्रेजी। फरीदाबाद में कभी इस मतलब कोई ऐसी वारदात वगैरह होगी ना, मैं जिसकी से भी बात करता हूँ वो बोलते हैं यार तुम्हारे मर्डर होते रहते हैं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। नहीं, मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कैमरे पे, ऐसा कुछ फरीदाबाद में मैंने नहीं सुना। हमारे हॉस्टल में सेकेंड ईयर में एक मर्डर हुआ था। और उस समय मैं फर्स्ट ईयर में था। कसम से हॉस्टल में मर्डर हो गया था। हॉस्टल में मर्डर हो गया था, हम नहीं थे उस समय पे। अगले दिन आए तो कॉलेज बंद हो रहा था, पूरी पुलिस थी। तो क्या हुआ,
तो 3 बंदों ने झगड़ा किया, दारू वारू पी के, कुछ बंदी उंदी का चक्कर था सेकंड ईयर में, वहीं पे मार दिया उसे। YMCA के अंदर ही? YMCA हॉस्टल में था। हाँ। तो उस कमरे में कोई नहीं रहा जब तक हम थे, मतलब वो जब तक बैच था ना। वो हाउंटेड रूम बन गया होगा ना? नहीं, अब तो उसको भर देंगे। हाँ। वो 4 जो जानने वाले निकल जाएंगे, किसी को पता ही नहीं रहेगा ना। तो लास्ट ईयर तक तो शायद उसमें कोई सामान वामान रख देखा था मैंने, लेकिन भाई वहाँ पे रात में भी घूमने में डर लगता था। आई एम श्योर यार, कि भाई ऐसा लगता था कि वो बदला लेगा। तुम्हारे जानने वाला तो नहीं था ना? नहीं, मेरे जानने वाला नहीं था भाई। बहुत, मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ, मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरे को थोड़ी फरीदाबाद की प्रोपेगेंडा में मदद करोगे कि भाई बड़ी अच्छी जगह है, अपने बच्चों को लेके आओ। ऑफ कोर्स वो बाहर के लोग थे, फरीदाबाद वाले बंदे नहीं थे। नहीं तो क्योंकि भाई अगर फरीदाबाद का बंदा होता तो वो हॉस्टल में क्यों रहता? हाँ भाई, ठीक बात है। कोई भी उसमें बंदा फरीदाबाद का नहीं था, वो सारे बाहर के थे। बाहर वाले बंदे आके फरीदाबाद में लफड़ा करते हैं। हाँ, इसी भाई हमारा फरीदाबाद इसी वजह से खराब हो रहा है भाई। मैं फरीदाबाद को अपना होम टाउन मानता हूँ। मैं कई बार अगर फरीदाबाद पे जोक लेता हूँ ना, तो लोगों को लगता है, जैसे मेरे कॉलेज वाले बंदों को लगता था ये बिहारी बहुसड़ी का बाहर से आके हमारे शहर की बेइज्जती कर रहा है। भाई मैं अपने शहर की तो बेइज्जती कर सकता हूँ ना, तो मैं उसे अपना शहर मानता हूँ। फरीदाबाद आज भी कोई बोलता है, मेरे को लगता है कि मेरे घर का नाम बोल दे किसी ने। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा मेमोरीज है। जब मेरे को पता लगा ना कि तुम फरीदाबाद गए हो, तो मैंने तो उस दिन ठान लिया था भाई इनको पॉडकास्ट पे लेके आना, क्योंकि मेरे को ना, मतलब उस भूमि से कुछ निकल के ही नहीं आया गैरी मनाटी के अलावा। बहुत, फिर तो बड़ा नाम निकल के आ गया ना। सोनू निगम है ना, सोनू निगम फरीदाबाद से। हाँ। सोनू निगम है। YMCA के जो भी लोग हैं तो समझो कि मैं तो विकिपीडिया में सर्च करता रहता हूँ फेमस पीपल फ्रॉम फरीदाबाद, तो पॉलिटिशियन वगैरह ही आते हैं। अच्छा भाई एक बात बताओ, ये जो छपरा के अंदर जब तुम रह रहे थे, तो मैंने देखा यूपी बिहार में ना ये काफिले में जाने का कल्चर बहुत है। पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना काफिले में जाते हैं। तो तुम्हारे यहाँ आते थे ऐसे वोट मांगने के लिए, क्या हो बहन जो थोड़ा कुछ कर देना? हाँ, पॉलिटिक्स तो बहुत है यार बिहार वगैरह में। हमारे गांव की पॉलिटिक्स ही अलग है। तो आते थे, ऐसा होता था ना कि हमने मुझे जो मेमोरीज, फेडिंग मेमोरीज हैं, वो यही है कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ देखने को मिलती थी। जब चुनाव ना होते थे ना, तो नहर के पास से बहुत सारे मोटरसाइकिल और ये सब जाते थे एक साथ। तो मैं तो कभी उन रैलीज में नहीं गया, लेकिन कई बार नेता बताते थे। अब बड़े नेता आते थे तो बिहार में तो नेताओं के पास ही पैसा है, वही सुना है कि हेलीकॉप्टर वगैरह भी उतरते हैं कहीं। तो 50,000 लोग जाते हैं यही देखने। तो एक बंदा तो हमारे गांव का था जिस पे मैंने बब्बन भोला कैरेक्टर बनाया है। वो बोल रहा था गुटखा खा के, हम रास्ते से जा रहे थे नहर पे, तो एक हेलीकॉप्टर उतरा, यहाँ तक आया। अब बोला कि भैया ये स्कूल तक कहाँ जाएंगे? मैंने कहा यहाँ आगे से लेफ़्ट ले लो। फिर उड़ के जाके वो लेफ़्ट ले लिया। तो ऐसी बकचोदी कर रहा था। तो मैंने सुना तो है कि भाई बहुत ज़्यादा लोग, अब तो देखेगा बिहार में इतनी भीड़ होती है। हाँ। क्यों होती है? क्योंकि भाई हेलीकॉप्टर देखना होता है। हाँ। नेता से लड़ा मत, नेता से बहुत ज़्यादा फैसिनेशन है बिहार में। संदीश ने भी अभी कुछ बनाए थे बिहार में जाके, जब कोरोना का सेकंड वेव चल रहा था उसके बाद। नेता से कोई मैं बता रहा हूँ, कोई वो नहीं है हेलीकॉप्टर देखने को मिलता है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। दूसरा कुछ पैसे वैसे मिले रहते हैं। वो तो 500 रुपये मिलते हैं ना पर डे, ये कि तुम रैली में जाके खाना वाना मिल जाएगा, पूरे दिन बस बैठ के नारे लगाना है। हाँ। और दूसरा तीसरा ये होता है कि कुछ अगर आगे पीछे कोई भोजपुरी स्टार आ गया तो गाने वाने सुनने को मिलते हैं। तो ये हो जाता है कि बेरोजगारी है, खेती फसल बो रखी है, तो वो तो अभी काटने में टाइम है, तो चलो कुछ करके आते हैं। अगर साइकिल से जा सकते हो तो जाओ। भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों नहीं ट्राई करी? भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों नहीं ट्राई करी? क्योंकि मुझे नफरत है भोजपुरी इंडस्ट्री से। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो हो रहा है वो शर्मनाक है। क्या हो रहा है? तो बहुत गंदी फिल्में बनती है, अश्लील फिल्में बनती हैं। डालो पानी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री जो 60-70s में थी बहुत अच्छी थी। 90s तो ये सब तक, उस समय तक तो फिर रेनोवेट किया तो बहुत गंदा बन गया। वो फॉर ऑल ना होके वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए रह गया। मतलब क्या चीप फुली चीप जा चुकी है? अब पॉर्न हो चुका है वो एक्चुअली। सॉफ्टवेयर पॉर्न हो चुका है। सॉफ्ट पॉर्न हो चुका है। और मुझे बदलना है तो मैं डायरेक्ट नहीं बदल सकता ना उसे। अगर मैं 20 साल इस इंडस्ट्री में काम करूँ, एक ऐसा फेस बन जाऊँ जो कि बिहार का जाना माना फेस बन जाए, और जो कि अगर कुछ करे या फिर भोजपुरी में कुछ फिल्म बनाए तो वो चले। क्योंकि भोजपुरी में जाने का एक तरीका है सिंगर बन जाओ। हाँ। सिंगर बनना नहीं है।
रवि किशन और मनोज तिवारी तो ऐसी नहीं, रवि किशन Sorry, तो रवि सिंगर है। किशन, रवि हाँ। किशन एकमात्र ऐसा बंदा है जो प्रोफेशनल एक्टर ही है, नहीं तो बाकी सब सिंगर है। मनोज तिवारी जी भी सिंगर थे। मनोज तिवारी, पवन सिंह, खेसारी लाल, निरहुआ, सब सिंगर है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में तो नहीं कर सकते। भोजपुरी इंडस्ट्री खुद बिहार में नहीं है, कहाँ, मुंबई है? मुंबई से ऑपरेट करती है। तो बिहार के नीतीश कुमार ने ये तो किया है भाई, अपनी इंडस्ट्री अपने यहाँ से ऑपरेट नहीं होती। पर अगर वहाँ पे तुम्हें लगता है कि अगर वहाँ पे लोकली ऑपरेट होती तो थोड़ा सा वो जो रियलनेस होता है सिनेमा का वो देखने को मिलता? बहुत ज़्यादा होता है। मैं जो भोजपुरी फिल्मों में लगता है ये कौन सा गांव दिखा रहे हो। हाँ, सेट वाला गाँव होता होगा ना उसमें। भाई तो अभी भी नहीं शूट कर पा रहे हो। हाँ, गांव में शूट ही नहीं हो पा रहे ना, इधर उधर जा ही नहीं रहे। और उसके रीज़न सरकार करे कि भाई इंडस्ट्री वहाँ पे क्यों नहीं बसा पा रहे। ये बात है भाई। सतीश भाई मज़े आ गए बात करके। अच्छा लगा ना भाई? बहुत अच्छा लगा। सही किया तूने कि तेरा क्या टाइम हो रहा है? 1.5 घंटे में ख़त्म कर रहा है तो। देख लिया था मैंने, टाइम से फ़ोन आ रहा था ना, ऐसे आंखें हालांकि ख़राब है मेरी, पर मैंने परख लिया था। कितने नंबर है किस चीज़ की? में? किस में? मेरे 5 और 3। 5 और 3? हाँ, मेरे तो कोई नंबर नहीं हुआ। मेरे को मालूम है, सिर्फ ये इंटेलेक्चुअल बाजी के लिए पहना है भाई। बातें तो इंटेलेक्चुअल चोदी हैं, ये सब देख के वह चूतिया बन जाएंगे। हाँ, तुम्हारी हंसी पुनीत सुपरस्टार जैसी है लेकिन जानबूझ के। हाँ, मैं जानबूझ, मेरी हंसी हर साल चेंज होती है। अगर तू देखा ना, कभी और हंसता हूँ, अलग हंसता हूँ। जैसे दोस्तों के साथ बैठता हूँ वैसी हंसी हो जाती है मेरी। सीरियल किलर वाली थोड़ी थोड़ी है। वो वाला सीरियल किलर जो तू जिसका तूने बताया है, टीचर वाला, उसमें थोड़ा सा जोकर वाला ट्राई किया था। हाँ, बहुत 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 डार्क था वो। मतलब मैं और हम लोग हंसे एंड देन उसके बाद कुछ समय के बाद वी स्टॉप लाफिंग, फिर हम देखने लगे उसको। वो तो बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू भाई। वो वाला थोड़ा सा हमने पता नहीं, हम सीरियस नहीं होना चाहते थे लेकिन हो गए। वो सही था। पुराने लोगों के बहुत उसमें बहुत उसके अंदर मैसेज देखोगे, बहुत डीप मैसेज हर किसी की, कैसे उनको मारा गया है वैसे चीज़ सब। मतलब एक, अब तो खैर कॉर्पोरल पनिशमेंट स्कूल में बंद हो गई, ये वर्ड्स हैं इसके लिए, पर मैं भी पिटा हूँ स्कूल के टीचरों से, उस टाइम तक था। सरकारी स्कूलों में अभी भी है। सरकारी, हाँ, बिहार में भी है अभी। सरकारी स्कूलों में तो है यार, बात ही नहीं मानते वहाँ पे। तो उनको लगता है कि कोई निकाल ही नहीं सकता। और पैसे नहीं देते ना पेरेंट्स, तो भाई सवाल भी नहीं पूछते हैं। उनको लगता है भाई सरकार फ्री में पढ़ा रही है, मारो उनको। उनको कैसे पता कि बहन सरकार तुम्हारे पैसे से पढ़ा रही है? उन्हें पता थोड़ी है, माँ बाप तो कमा रहे हैं, उनको क्या पता कि सब बराबर हैं। सही है भाई। लोग कहाँ ढूंढ सकते हैं तुम्हें? मुझे ढूंढ सकते हैं भाई, सतीश रे नाम सर्च करो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाऊंगा मैं। तो बस इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सतीश रे। 2-3 चैनल है ना तुम्हारे यूट्यूब पे? फेसबुक, यूट्यूब पे एक मैंने दूसरा चैनल इसलिए खोला था कि उस पर कुछ व्लॉग्स और कुछ पॉडकास्ट ऐसे कर सकूँगा। मैं उस पर वीडियो डाले नहीं, लेकिन उस पर भी 60,000 हैं सब्सक्राइबर्स अपने। बाकी मेन चैनल है, उस पे जाओ। बाकी दूसरे जो कॉर्पोरेट चैनल्स होते हैं उन पे भी तुम्हारी अपीयरेंसेस हैं? हाँ है। वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि ना ही जाऊँ, लेकिन कई बार कहीं घूमना होता तो कर लेता हूँ। तो उधर भी वीडियोज़ हैं, है ना, तो उधर भी देख सकते हो, फेसबुक पे देख सकते हो। बाकी पंचायत 2 अगर आएगी, मेरे ख्याल से मई एंड तक आएगी। आ जाएगी। हो गई शूटिंग खत्म? हाँ, वो तो नवंबर में ही ख़त्म हो गई थी। तो उसमें भी मैं हूँ छोटा मोटा, तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है भाई। भाई बहुत अच्छा लगा और थैंक यू बिल्कुल दिल से बात करने के लिए। मतलब हंसी मजाक तो चलो हम करते ही रहते हैं, पर जो तुमने कहानी बताई प्रेरणा का स्तोत्र था, मैं झूठ क्यों बोलूँ। अच्छी लगी मेरे को। थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, तो आपसे तुम तक का सफ़र भी इसी इंटरव्यू में बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, तो आप लोग इनके सारे कामों को फॉलो कर सकते हैं। बाकी हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मंगलवार या शुक्रवार, जब भी अगला पॉडकास्ट आएगा। ओके। मैं भी ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, है ना। पहला आदमी जिसने खुद सीटियाँ दिया। क्योंकि बहुत अच्छी बातचीत है, बहुत प्रोफेशनली काम कर रहा है, अच्छे पॉडकास्ट बना रहा है। मेरे को लग रहा है कि देखने चाहिए हर किसी को और इंस्पायर होना चाहिए हर किसी से, है ना। थैंक यू भाई। दारू भी पीते हैं पॉडकास्ट। ये चलो ठीक है, ओके।